माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 31। 31 बहुत प्यार करता है ना उससे। खुराना पैलेस। आर्यन सबको ऐसे चुप देख बोला, अरे बन्नी वो तुम्हारी खीर इतनी टेस्टी है कि किसी के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है कि तुम्हारी तारीफ में क्या बोले। उसकी बात सुन सुहानी खुश होके बोली, सच्ची तब तो मैं भी टेस्ट करूंगी। नहीं। तभी वहां चारों तरफ सबकी आवाज गूंजती है। सबके एकदम ऐसे चिल्लाने से सुहानी सबको सवालिया नजरों से देखने लगती है और कहती है, क्या हुआ, आप सब ऐसे एक साथ क्यों चिल्लाए। निहारिका जी सुहानी के ऐसे देखने से बोली, तुम खीर नहीं खा सकती। उनके ऐसे बोलने से सुहानी अब उनकी देखने लगती है, फिर कहती है, क्यों मम्मा, क्या आप सबको खीर अच्छी नहीं लगी। आर्यन उसकी देख बोला, नहीं बन्नी, मैंने बोला ना खीर अच्छी है, बहुत टेस्ट है। निहारिका जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, खीर सच में बहुत अच्छी बनी है। सुहानी बोली, तो मम्मा आपने मुझे खीर खाने को क्यों मना किया। अब निहारिका जी को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, वो सोचने लगती है और सुहानी को उनको ऐसे चुप देख अजीब लगता है तो वो खीर टेस्ट करने लगती है। लेकिन उसने जैसे ही चम्मच में खीर निकाला ही था कि एक हाथ उसके हाथ को पकड़ उसके खीर के कटोरे को अपनी तरफ कर देता है। सुहानी जब अपने बगल में देखती है जहां मोक्ष सुहानी से उसकी खीर लेकर खुद खाने लगता है, सब तो उसे आंखें फाड़े देखने लगते हैं, क्योंकि सबको पता था कि सुहानी ने खीर में गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया था और मोक्ष फिर भी उस नमक वाली खीर को बड़े आराम से खा रहा था। लेकिन जब सब ने देख सुहानी खीर नहीं खा पाई तो सब रिलैक्स हो जाते हैं। सबको पता था सुहानी ने मन से सबके लिए खीर बनाई है, अगर उसे पता चलता कि खीर में नमक है तो वो पक्का दुखी हो जाती और कोई भी सुहानी को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए सब चुप रहे। उन्हें कहीं न कहीं ये भी पता था कि मोक्ष नहीं चाहता कि सुहानी को इसका पता चले, तभी तो उसने सुहानी को वो नमक वाली खीर नहीं खाने दी और खुद खा रहा है। सुहानी मोक्ष को देख मुंह बनाते हुए बोली, आप मेरी खीर क्यों खा रहे हो, आपने तो अपनी खीर भी खा ली, अब मेरी भी खा रहे हो। मैं क्या खाऊंगी, अब मुझे भी खीर खानी है। मोक्ष खीर खाते हुए बोला, तुमने ये खीर खुद के लिए बनाई है या हमारे लिए बनाई है। सुहानी उसकी बात सुन उसे घूरते हुए बोली, मैंने ये खीर सबके लिए बनाई थी और अपने लिए भी। मोक्ष अब बिना उसकी तरफ देखे बोला, मुझे खीर टेस्टी लगी इसलिए तुम्हारी वाली भी खा ली, और अगर तुम्हें भी खानी थी तो खीर थोड़ा ज्यादा बनाती। सुहानी मोक्ष की बात सुन अपना मुंह फूला देती है और उसके हाथ में पकड़ी खीर की कटोरी को टुकुर टुकुर देखने लगती है, इस उम्मीद से कि वो थोड़ा तो उसके लिए बचा ही लेगा। मोक्ष तिरछी नजर से सुहानी को देखता है, उसे समझ आ रहा था कि सुहानी क्या सोच रही है, लेकिन मोक्ष पूरी खीर खा देता है, थोड़ी से भी खीर नहीं बचता है। सुहानी खीर की कटोरी पूरी खाली देख मोक्ष को गुस्से से देखने लगती है, उससे उम्मीद थी कि मोक्ष पक्का उसे थोड़ा सा तो खाने देगा, लेकिन जब उसने देखा मोक्ष ने उसके लिए थोड़ी सी भी खीर नहीं बचाई तो वो उससे नाराज हो जाती है और उससे अपना मुंह फेर देती है। अब बेचारी सुहानी को ये कौन कि उसने गलती से खीर में चीनी की जगह नमक मिला दिया था और सबको मीठी खीर की जगह नमकीन खीर खिला दिया। टंग आउट। और हमारे मोक्ष बाबू नहीं चाहते थे कि सुहानी उस खीर को खाए, क्योंकि मोक्ष जानता था अगर सुहानी को पता चला कि उसने खीर में चीनी की जगह नमक मिलाया है तो पक्का वो उदास हो जाती, क्योंकि उसने बड़े प्यार से वो खीर बनाई थी। मोक्ष खीर खत्म कर टिश्यू से अपना मुंह साफ कर अपनी जगह से उठ जाता है और सबको एक नज़र देखता है जो उसे ही देख रहे थे। वो सबको इग्नोर कर देता है, फिर सुहानी को देखने लगता है जो गुस्से में अपने खाने को खा रही थी। वो मोक्ष की तरफ एक नज़र भी नहीं देख रही थी। मोक्ष उससे नजरें हटा आर्यन को देख अपनी कोल्ड आवाज में बोला, छोटे, आज से रैबिट और गीत भी कॉलेज जाएंगे, उन्हें भी अपने साथ लेते जाना और उनका ध्यान रखना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर देना, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए अगर मैं कॉल नहीं उठाया तो अंगद को करना। याद रहे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आर्यन उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देता है। मोक्ष एक नज़र सुहानी को देखता है जो अब भी उसे एक नज़र नहीं देख रही थी। वो अपनी नज़र हटा वहां से बाहर निकल जाता है। उसे पता था सुहानी उससे नाराज हो गई है,
लेकिन उसके पास सुहानी को मानने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी। वो जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो सुहानी को कॉलेज खुद छोड़ना चाहता था, पर ये उसके इम्पोर्टेंट क्लाइंट थे, इसलिए उसका जाना जरूरी था। मोक्ष के जाने के बाद सुहानी दरवाजे की तरफ देखती है, फिर अपने मन में बोली, एक बार भी बात नहीं को, अब मैं भी इनके साथ बात ही नहीं करूंगी। हूँ। वो मुंह बना लेती है और सब उसे ऐसा देख मुस्कुराने लगते हैं। निहारिका जी सुहानी की तरफ एक बॉक्स पकड़ाते हुए बोली, बेटा ये मेरी और राज जी की तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का सगुन है। सुहानी वो बॉक्स लेती है और उसे खोल के देखती है। उसमें डायमंड का नेकलेस और डायमंड की इयररिंग्स थे। निहारिका जी सुहानी से बोली, बेटा ये हमारे खानदानी हार है, ये मुझे मेरी सास ने तब दिया था जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी, और अब तुम इस घर की बहू हो तो ये अब तुम्हारा हुआ। सुहानी उसे देख खुश होते हुए बोली, मम्मा ये कितना खूबसूरत है, सच में ये मेरा है। निहारिका जी हाँ में अपना सिर हिला देती है। सुहानी अब उनको गले लगाते हुए नम आंखों से बोली, मम्मा ये मेरी लाइफ का पहला गिफ्ट है जो किसने पहली बार मुझे दिया है। निहारिका जी उसकी बात सुन उसके सिर को सहलाते हुए बोली, नहीं बेटा उदास नहीं होते, अब तुम्हें सब गिफ्ट देंगे। सुहानी उनसे दूर हो जाती और राज जी के पास आके उनको भी गले लगाते हुए बोली, थैंक यू पापा मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। राज जी उसके सिर में हाथ फेरते हुए बोले, ये तुम्हारा नेक था बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात। आर्यन भी उसके पास आके बोला, बन्नी ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सुहानी उसे देखती है तो वो एक बॉक्स था। सुहानी आर्यन को देख बोली, आरू इसमें क्या है। आर्यन खुद खोल के देख ले। सुहानी उसे खोल के देखती है तो उसमें एक स्मार्ट वॉच थी। सुहानी उसे देख आर्यन को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू आरू। आर्यन भी उसे हग करते हुए बोला, वेलकम बन्नी। केवन भी सुहानी को एक बॉक्स पकड़ते हुए बोला, प्रिंसेस ये मेरी तरफ से, मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, पर मुझे यही समझ में आया। सुहानी उसे खोल के देखती है तो जिसमें आईफोन 13 प्रो था, जिसे देख सुहानी खुश हो जाती है और केविन को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच भाई, मेरे पास कभी खुद का फ़ोन नहीं था, अब मेरे पास भी खुद का पर्सनल फ़ोन है, थैंक यू सो मच भाई। केविन उसकी बात सुन मुस्कुराने लगता है और उसके सिर को सहलाने लगता है। गीता भाई उसे गिफ्ट देता है, उसने उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। आरोही सुहानी के पास आके बोली, आई सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था भाई ने शादी कर ली है, नहीं मुझे तो रात को ही पता चला था, इसलिए मैं कुछ नहीं ला पाई, पर पक्का शाम को दे दूंगी। सुहानी उसकी बात सुन उसे भी गले लगाते हुए बोली, कोई बात नहीं। आर्यन सुहानी गीता को देखते हुए बोला, ओक अच्छा जल्दी जाओ, अब दोनों तैयार होके आओ, कॉलेज भी तो जाना है, अगर नहीं गए तो पता है नहीं भाई शाम को सबकी क्लास लगाएंगे। सुहानी मोक्ष का नाम सुनकर मुंह बनते हुए बोली, रहने दो, उनको बहुत गंदे हैं वो डेविल, मेरी खीर भी खा गए और गिफ्ट भी नहीं दिया। सब सुहानी की बात सुनना में अपना सिर हिला देते हैं, फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राज जी निहारिका जी तो पहले ही वहां चले गए थे। दूसरी तरफ केविन सुहानी को गिफ्ट देने के बाद ही वहां से निकल गया था, क्योंकि उसे मोक्ष के साथ जाना था। केविन गाड़ी चला रहा था और मोक्ष पीछे बैठ फोन में देख रहा था। केविन ड्राइव करते हुए फ्रंट मिरर से मोक्ष को देख बोला, तुमने वो नमक वाली खीर क्यों खाई, और उसे बताया क्यों नहीं कि खीर में नमक है। मोक्ष ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसके हाथ जो फोन को स्क्रॉल कर रहे थे एकदम से रुक जाते हैं और वो केविन को देखने लगता है। केविन भी उसे ही देख रहा था और उसके जवाब का वेट करने लगता है। मोक्ष अपना फोन साइड रख अपना सिर सीट से टिक देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वो जैसे ही आंखें बंद करता है उसे सुहानी का मासूम चेहरा देखने लगता है। उसका चेहरा दिखते ही मोक्ष के फेस में छोटी सी स्माइल आ जाती है। मोक्ष की आंखें अब भी बंद थी और वो आंखें बंद करते हुए ही बोला, क्योंकि उसने पहली बार किसी के लिए इतने प्यार से कुछ बनाया था। वो कितनी खुश थी जब आर्यन ने उसकी खीर की तारीफ की थी। मैं नहीं चाहता था उसे पता चले कि उसने गलती से खीर में नमक मिला दिया। अगर उसे पता चलता तो पक्का वो उदास हो जाती या शायद रोने भी लगती, और मैं उसके चेहरे में उदासी और आंखों आंसू नहीं देख सकता।
उसकी बात सुन केविन मुस्कुराते हुए बोला, बहुत प्यार करता है ना उससे। मोक्ष ने जैसे ही केविन की बात सुनी एकदम से अपनी आंखें खोल देता है। उसका चेहरे इस वक्त एक्सप्रेशंस लेस था। वो इमोशनलेस होके केविन को देख रहा था। उसके कानों में बार बार केविन के कहे गए शब्द गूंज रहे थे, बहुत प्यार करता है ना उससे। उसे बस यही शब्द सुनी दे रहे थे। केविन उसे खुद को घूरता देख पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मोक्ष ने उसे वैसे ही इमोशनलेस होके पूछा, तुमने अभी क्या कहा? केविन उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या कहा? वही कहा जो तुम्हारी आंखों में दिखता है। What do you mean? What do you see in my eyes? मोक्ष ने अब दांत पीसते हुए बोला। केविन फ्रंट मिरर से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, यही कि तुम सुहानी को बहुत प्यार करते हो। जब भी तुम उसके साथ रहते हो तो तुम वो हॉट लेस्ड मोक्ष खुराना नहीं होते हो जिसे पूरी दुनिया जानती है, बल्कि वो मोक्ष खुराना बन जाते हो जो बहुत केयरिंग और पजेसिव है जिसे कोई नहीं जानता। केविन की बात सुन मोक्ष उससे अपनी नज़र फेरते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। केविन अपना ध्यान ड्राइविंग में रखते हुए बोला, क्यों नहीं करते हो क्या तुम उससे प्यार? मोक्ष अब उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, या यूं कहे उसके पास खुद इस सवाल का जवाब ही नहीं था। हाँ, ये सच था, जब भी वो सुहानी के करीब जाता था तो उसे अपने अंदर अलग सा एहसास होता था। पर वो एहसास क्या थे उसे खुद पता नहीं था। अगर उसे पता भी होता तो हमारे मोक्ष खुराना उसे ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? मोक्ष फिर से अपनी सीट में सिर टिका कर अपनी आंखें बंद कर देता है। केविन भी उसके मन में चल रहे उधेड़ बुन को समझ रहा था। उसे पता था मोक्ष सुहानी को प्यार करता है, लेकिन ये बात इतनी आसानी से मानेगा नहीं। इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता और सामने देख ड्राइविंग करने लगता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। आर्यन सुहानी, गीता और आरोही के साथ कॉलेज आ गया था। आरोही भी अब यहीं से अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने वाली थी। सुहानी और गीता जैसे ही कॉलेज को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो दोनों तो आज पहली बार इतने बड़े कॉलेज में आए थे। उन्होंने अपनी 12th भी वहां आश्रम के छोटे से स्कूल में की थी। आज वो पहली बार इतने बड़े कॉलेज आए थे। आर्यन दोनों का मुंह अपने हाथ से बंद करते हुए बोला, मुंह बंद करो, अभी तो तुम दोनों ने इसे बाहर ही से देख, जब अंदर से देखोगे तो पता नहीं क्या करोगे। आर्यन उन दोनों का हाथ पकड़ अंदर ले जाता है। आरोही भी उनके पीछे आ जाती है। सुहानी, गीता जैसे जैसे अंदर जा रही थी उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि वो कॉलेज सच में बहुत बड़ा और खूबसूरत था। उन दोनों को तो बहुत अच्छा लगता है कॉलेज को देखकर। आर्यन आज उन दोनों को बस कॉलेज ही घूमता है ताकि उन्हें पता चल जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है। आर्यन अब उन दोनों को कैंटीन साइड लेके आता है। अब तक पूरा कॉलेज घूमकर सबको भूख भी लग गई थी। आर्यन सबके लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है। थोड़ी ही देर में उनका ऑर्डर भी आ जाता है। अब चारों खाने लगते हैं। आर्यन पास्ता खाते हुए सुहानी से पूछता है, बन्नी तुम भाई से नाराज हो क्या? सुहानी आर्यन की बात सुन गुस्से में बोली, हाँ मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। उन्होंने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया और मेरी पूरी खीर भी खा ली, मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया। देखना, अब मैं उनसे बात नहीं करूँगी। आर्यन, गीता, आरोही सुहानी को देखने लगते हैं जो सच में बहुत गुस्से में लग रही थी। गीता सुहानी को देख बोली, सुहानी किसी पर बिना जाने इतना गुस्सा भी मत होया कर, तुम्हें पता भी है सर ने तुम्हें खीर क्यों नहीं खाने दी। सुहानी गीता की बात सुन उसको देखने लगती है और ना में अपना सिर हिला देती है। गीता उसे देख बोली, क्योंकि तुमने जो खीर बनाई थी उसमें नमक था, शायद तुम्हें गलती से खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया था और सर ने वो नमक वाली खीर फिर भी पूरी खा ली बिना कोई शिकायत के। उन्होंने तुम्हें वो खीर इसलिए नहीं खाने दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम उदास हो जाओ, ये सोचकर उन्होंने तुम्हें वो खीर नहीं खाने दी। गीता ने उसे अब सब बता दिया था। सुहानी को जैसे ही पता चला तो उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए बोली, उन्होंने वो नमक वाली खीर कैसे खाए और मुझे कुछ बोला भी नहीं। सुहानी के आंखों से लगता आंसू बहने लगते हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो मोक्ष से नाराज हो गई थी और उसे एक नज़र देखा तक नहीं। आर्यन उसे ऐसे रोता देख बोला, बन्नी तुम रो क्यों रही हो? सुहानी उसे देख बोली,
मैंने हब्बी को बहुत हैक किया है, अब मैं क्या करूं? आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, एक काम करो, क्यों न तुम भाई के ऑफिस में जाके उनसे माफी मांग लो। आर्यन की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 32। 32 कॉफी में ड्रग्स। एमके इंडस्ट्री। मोक्ष की कार एमके इंडस्ट्री के बाहर आके रुकती है। मोक्ष कार से बाहर आता है, उसके फेस में इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। वो बड़े रोब के साथ कार से बाहर आता है। केविन कार को पार्किंग एरिया में लगता है जो सिर्फ मोक्ष की कार के लिए बनी हुई थी। मोक्ष वहां से अपनी प्राइवेट लिफ्ट से 15 फ्लोर का बटन प्रेस करता है। केविन भी उसी के साथ था। मोक्ष की ये खुद की कंपनी थी, जबकि मोक्ष का खुद का फैमिली बिजनेस खुराना कोऑपरेशन था। मोक्ष के पापा चाहते थे कि मोक्ष उनका फैमिली बिजनेस संभाले, लेकिन मोक्ष ने खुद का अलग बिजनेस खड़ा किया था जो आज एशिया का नंबर 1 में था। मोक्ष अपने फोन में देखते हुए केविन से बोला, क्लाइंट आ गए। केविन मोक्ष को देख बोला, यश बॉस, उनको आए हुआ 10 मिनट हो गया और वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आपका ही वेट कर रहे हैं। मोक्ष बस हाँ में सिर हिला देता है, फिर अपने फोन में ईमेल्स चेक करने लगता है। कुछ ही देर में लिफ्ट का डोर ओपन होता है और मोक्ष, जिसने अपने आंखों में ग्लासेस लगाए हुए थे, वो उनको निकल अपने कदम सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ा देता है। मोक्ष अपने केबिन में आता है और अपनी किंग साइज चेयर में बैठ जाता है। केविन भी उसके पीछे केबिन में आ जाता है। मोक्ष केविन को देख बोला, मिस्टर खन्ना की फाइल लेके आओ। केविन हाँ में सिर हिला देता है, फिर किसी से मिस्टर खन्ना की फाइल मंगवाता है। करीब 5 मिनट बाद मोक्ष के केबिन के डोर नॉक होता है। मोक्ष अपनी रौबदार आवाज में कमिंग बोलता है। उसके परमिशन मिलते ही एक लड़की मोक्ष के केबिन में आती है। वो लड़की जैसे ही अंदर आती है, उसकी नज़र सीधे मोक्ष पर जाती है। ये वो ही लड़की थी जो ग्रुप मीटिंग में थी और सुहानी को नफरत से देख रही थी। केविन उस लड़की से फाइल ले उसे जाने को कहता है, लेकिन वो लड़की अब भी वहीं खड़ी रहती है और मोक्ष को एकटक देखती रही है। लेकिन मोक्ष ने जब से वो आई उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठा के नहीं देखा था। उस लड़की ने भी ये बात नोटिस की थी, जिससे उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस दी। केविन ने जब देखा वो लड़की अब भी अपनी जगह में ही खड़ी है, तो उसने उसकी तरफ देख के बोला, नेहा, तुम्हें मैंने जाने को कहा ना। वो लड़की जिसका नाम नेहा अग्रवाल था, उसने जब केविन की बात सुनी अपने होश में आके उसे देखा। केविन भी उसी को देख रहा था। केविन ने इस बार अपनी सर्द आवाज में कहा, आई सेड गेट आउट ऑफ हियर। नेहा को केविन को देख बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर एक नज़र मोक्ष को देख वहां से बाहर आ जाती है। केविन उसे जाते हुए देख रहा था। केविन को उसे देख नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। उसे नेहा को देख ऐसा महसूस हो रहा था कि पक्का उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। केविन के पास एक स्पेशल टैलेंट था कि जब भी वो किसी को देखता था, उसकी आंखों को पढ़ के बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है और वो उसके लिए सही है या गलत है, उसे हमेशा से पता चल जाता था। नेहा जब बाहर आई तो उसकी आंखें गुस्से लाल थी। वो गुस्से से अपने पीसते हुए बोली, इस असिस्टेंट को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तो मुझे मोक्ष अपना बनाने के बारे सोचना होगा। नेहा कुछ सोच मुस्कुराने लगती है और कहती है, मोक्ष खुराना, तुम्हें तो मैं इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। तुम्हें मेरा होना ही होगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोला नेहा की आंखों में अलग ही पागलपन दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पक्का वो कुछ तो खतरनाक करने वाली थी। अब भाई हमारे केविन ने नेहा को देख सही अंदाजा लगाया था। अब देखते हैं नेहा अपने मकसद में कामयाब होती है या नहीं। मोक्ष केविन को खोया हुआ देख बोला, क्या हुआ, तुम कहाँ खोए हो? उसकी बात सुन केविन होश में आते हुए बोला, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है नेहा तुम्हारे लिए पागल है। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए एक आग देखी है। मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मोक्ष केविन की बात सुन उसे एकटक देखने लगता है। वो जानता था कि केविन के सेंस कभी गलत नहीं होते थे। मोक्ष अपनी चेयर से पीछे होके बैठ जाता है, फिर केविन को देख बोला, नजर रखना उस पर। केविन भी हाँ में सिर हिला देता है। फिर दोनों वहां से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ आ जाते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम।
मोक्ष कॉन्फ्रेंस रूम में आता है और एक नज़र सामने देखता है जहां दो लोग बैठे हुए थे। मोक्ष उनको देख अपनी हेड चेयर में आके बैठ जाता है। वो दोनों जैसे ही मोक्ष को आता देखते हैं तो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और मोक्ष को ग्रीट करते हैं। मोक्ष उनको देख बैठने को कहता है तो वो दोनों अब अपनी चेयर में बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही उन दोनों में से एक शख्स जिसकी उम्र 30 रही होगी वो मोक्ष को देख बोला, मिस्टर खुराना, मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट की फाइल भिजवाई थी। आपकी प्रोडक्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। मैंने अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स आपके असिस्टेंट को सेंड कर दी थी। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, मुझे पता है आप जैसे टॉप बिजनेसमैन मेरी जैसी छोटी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहते होगे। But I request you, if you find the products of my company right, then I hope that you will give me a chance to prove myself. I promise you that I will fulfill our partnership with full honesty. इतना बोल वो शख्स चुप हो जाता है और मोक्ष के जवाब का इंतजार करने लगता है। मोक्ष उसकी बात को अच्छे से सुन रहा था। उसने एक बार केविन की तरफ देख जो उसी के बगल में बैठा था। केविन ने भी मोक्ष को देख और अपनी पलकें झपका दी थी। मोक्ष ने अब उस शख्स की तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, मिस्टर दक्ष खन्ना, अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो भी जाऊं तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि आपने कहा आपकी कंपनी मेरी कंपनी की बराबरी में नहीं है। अगर मैंने आपके साथ कोलैबोरेशन कर भी दूं तो मेरा इसमें क्या प्रॉफिट होगा? आप जानते ही होंगे कि मोक्ष खुराना कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मोक्ष की बात सुन वो शख्स जिसका नाम दक्ष था वो मोक्ष को देखने लगता है, फिर हल्का मुस्कुरा कर बोला, मैं जानता हूँ मिस्टर खुराना कि आप कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। मैंने कहा था ना, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है तो जाहिर सी बात है ये भी सुन ही होगा। दक्ष अब मोक्ष की आंखों में देखते हुए बोला, मिस्टर खुराना, आप मुझे 3 महीने का टाइम दे दीजिए। अगर मैं इन 3 महीनों में खुद को प्रूफ नहीं कर पाया तो मेरी जो डीके कंपनी है मैं उसे आपके नाम कर दूंगा। मोक्ष उस देख बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूं? मोक्ष की बात सुन दक्ष अपने असिस्टेंट दीप की तरफ देखता है तो उसका असिस्टेंट हाँ में अपना सिर हिला, अपने बैग से कुछ पेपर निकला केविन को देता है तो केविन उन पेपर को उससे ले पढ़ने लगता है, फिर मोक्ष को देखता है। दक्ष मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, ये मेरी कंपनी के पेपर हैं जिसमें साफ लिखा है अगर मैं इन 3 महीनों आपकी कंपनी को कुछ भी घटा होता है या मेरे द्वारा आपकी कंपनी को कोई भी नुकसान होता है तो हमारी ये कोलैबोरेशन को ख़त्म कर सकते हैं, साथ ही डीके कंपनी आप अपने नाम कर सकते हैं। सॉरी गाइस, मुझे बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत जितना पता है लिख दिया, बुरा मत मानना कहीं पर कोई गलती हुई हो तो। मोक्ष उसकी बात सुन डेविल स्माइल करने लगता है। मोक्ष जानता था दक्ष जो कह रहा है वो सच कह रहा था। मोक्ष उसकी आंखों में इतना कॉन्फिडेंस देख डेविल स्माइल करने लगता है। मोक्ष अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और उसी के साथ केविन, दक्ष और उसका असिस्टेंट दीप भी खड़े हो जाते हैं। मोक्ष एक नज़र केविन को देख बिना कुछ बोले कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाता है। दक्ष केविन को देख बोला, मिस्टर खुराना बिना जवाब दिए ही चले गए, इसे मैं उनकी हाँ समझूं या ना? केविन उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा के बोला, उनकी हाँ है, मैं पेपर रेडी करवाता हूँ। दक्ष उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, ओह थैंक यू, और मिस्टर खुराना को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। केविन उसकी बात सुन बोला, सर इंसान का काम देखते हैं, उन्हें ये शुक्रिया नहीं सुनना होता है। दक्ष उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देता है, फिर अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आ जाता है। केविन भी पेपर रेडी करने चला जाता है। मोक्ष का केबिन। मोक्ष अपने केबिन में आता है और अपनी चेयर में आके बैठ जाता है। वो किसी को कॉल कर अपने लिए एक कॉफ़ी मंगवाता है। 5 मिनट बाद मोक्ष के केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। मोक्ष अपनी कोल्ड आवाज़ में कमिंग कहता है तो एक आदमी अंदर आ जाता है और उसके सामने डेस्क में उसकी कॉफ़ी रख देता है। मोक्ष एक नज़र कॉफ़ी को देखता है, फिर उस आदमी को जो 45-50 साल के आसपास का होगा, वो यहाँ का पियून था। मोक्ष उसकी तरफ देख उसे जाने को कहता है तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मोक्ष कॉफ़ी उठा पीने लगता है और अपना काम करने लगता है। मोक्ष एक फाइल ले उसे रीड कर रहा जा कि तभी उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे अपने शरीर में गर्मी होने लगती है।
मोक्ष अपना कोट उतार देता है और अपनी टाई की नॉट को ढीला कर अपने शर्ट के 3 बटन खोल देता है। मोक्ष को बहुत बेचैनी होने लगती है, उसके माथे से हल्का हल्का पसीना भी निकलने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे अचानक ये क्यों हो गया है। मोक्ष अपनी चेयर से उठ जाता है और आग का टेम्परेचर बढ़ा देता है क्योंकि उसे बहुत गर्मी होने लगी थी। मोक्ष जैसे ही अपनी डेस्क से उठता है तो उसकी नज़र कॉफ़ी कप पर जाती है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि किसी ने उसकी कॉफ़ी में ज़रूर कुछ मिलाया है, पर ऐसा कौन कर सकता है उसे समझ नहीं आता। मोक्ष की आंखें अब धीरे धीरे रेड होने लगती है और उसके अंदर बेचैनी और बढ़ने लगती है। मोक्ष सामने रखा पानी का गिलास उठता है और उसे पीने लगता है। तभी मोक्ष के केबिन का डोर नॉक होता है और कोई अंदर आता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। सुहानी को रोता देख आर्यन सुहानी से कहता है, बन्नी तुम रो क्यों रही हो, इतना शाम को भाई घर आएंगे न तो तब उनसे बात कर लेना, अभी प्लीज रोना बंद करो। सुहानी उसकी बात सुन आर्यन को गुस्से से देखते हुए बोली, मुझे अभी अपने हब्बी से मिलना। आर्यन उसकी बात सुन बोला, लेकिन बनी भाई तो अभी ऑफिस में होंगे, तुम उन्हें अभी कैसे मिल सकती हो। सुहानी रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे बस हब्बी के पास जाना है। है इतना बोल सुहानी रोने लगती है। आर्यन उसे इतना रोता देख कुछ सोचने लगता है। गीता और आरोही सुहानी को चुप कराने लगती हैं। आर्यन सुहानी को देख खुश होते बोला, बन्नी रोना बंद करो, मुझे आइडिया मिल गया। सुहानी उसकी बात सुन उसको तरफ देख के बोली, कैसा आइडिया। आर्यन उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों न तुम भाई से मिलने उनके ऑफिस जाओ और उन्हें सरप्राइज दो, भाई जब तुम्हें देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। आर्यन की बात सुन सुहानी की आंखें चमक जाती है और वो अपनी चमकती आंखों से आर्यन को देख बोली, तुम सच कह रहे हो, मैं हब्बी के ऑफिस जाके उनको सरप्राइज दूंगी, फिर वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। आर्यन हाँ में अपना सिर हिला देता है। सुहानी जल्दी से अपनी चेयर से उठ बोली, फिर मैं अभी जाती हूँ उनसे मिलने। इतना बोल वो वहां से जाने ही वाली थी कि उसे कुछ याद आता है और फिर वापस बैठ जाती है। उसके चेहरे में अभी जो खुशी की चमक थी अब गायब हो गई थी और अब उसके चेहरे में मायूसी दिख रही थी। गीता उसे मायूस देख बोली, अब क्या हुआ तुझे, अब ये मत बोलना तुम नहीं जा रही। सुहानी रोनी सूरत बना के बोली, मैं हब्बी के ऑफिस कैसे जाऊं, मुझे तो उनका ऑफिस ही नहीं पता। आर्यन, गीता और आरोही उसकी बात सुन अपना माथा पीट लेते हैं, मतलब हद है इस लड़की का। आर्यन सुहानी को देख बोला, बन्नी भाई के ऑफिस तुम्हें नहीं पता तो क्या हुआ, ड्राइवर भैया को पता है ना, वो तुम्हें छोड़ देंगे। तुम तो ऐसे मायूस हो रही हो जैसे कि तुम्हें भाई के ऑफिस पैदल जाना होगा। टीयर्स ऑफ जॉय, तुम जाओ, मैं केविन भाई को फोन करके बता दूंगा कि तुम ऑफिस आ रही हो, वो भाई को न बताए। सुहानी आर्यन की बात सुन एकदम खड़ी हो जाती है और उसे देख बोली, पहले नहीं बोल सकते थे, फालतू का इतनी देर मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। हूँ इतना बोल सुहानी मुंह बना के कॉलेज से बाहर के लिए भाग जाती है। आर्यन का तो मुंह ही खुला का खुला ही रह जाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आया कि उसने कब सुहानी का टाइम वेस्ट किया था। वो ही तो थी जो इतनी देर से यहीं पर आंसू बहा रही थी, उसने तो उसे आइडिया दिया था। गीता आरोही तो आर्यन की शक्ल देख हंसने लगते हैं। उनको हंसता देख आर्यन अपने होश में आता है और उनको देख अपनी आंखें दिखा दांत पीसते हुए बोला, स्टॉप लाफिंग, चुपचाप घर चलो अब। इतना बोल आर्यन अपनी सीट से उठ कैंटीन से बाहर आ जाता है। गीता आरोही तो उसकी बात सुन एकदम हंसना बंद कर देती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है, लेकिन अब भी उन्हें हंसी आ रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर देती हैं। सुहानी ड्राइवर के साथ मोक्ष के ऑफिस के लिए निकल जाती है और आर्यन केविन को फोन करके बता देता है कि सुहानी मोक्ष को सरप्राइज देने ऑफिस आ रही है, इसलिए वो मोक्ष को इसके बारे में कुछ न बताए। माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 33। 33, वो मुझे नहीं झेल पाएगी। मक इंडस्ट्री। मोक्ष ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देख तो उसकी आंखें एकदम डार्क हो जाती है। दरवाजे पर नेहा खड़ी थी और वो मोक्ष को देख इतराते हुए अंदर आ रही थी। मोक्ष उसे देखता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है, क्योंकि नेहा ने अभी बहुत ही छोटी ड्रेस पहनी हुई थी जो आगे से बहुत डीप थी, जिससे उसका क्लीवेज साफ दिख रहा था। मोक्ष उसको अपने केबिन में देख अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें अंदर आने को किसने कहा, निकलो यहाँ से।
मोक्ष की बात सुन नेहा सतीर हंसते हुए बोली, क्या हुआ सर, आपकी आंखें इतनी रेड क्यों हो रखी है और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है। मोक्ष को उसकी बात सुन गुस्सा आने लगता है, लेकिन उस पर ड्रग्स का असर अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मोक्ष को अपने शरीर में अब हद से ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। नेहा अब मोक्ष के पास आ जाती है और उसके सीने में अपना हाथ रख उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ मोक्ष, कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं उसे दूर कर दूंगी। वो उसने दूर शब्द में कुछ ज्यादा ही जोर दिया। मोक्ष नेहा का हाथ अपने सीने से हटाते हुए बोला, दूर रहो मुझे से, मेरे पास मत आना। नेहा उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, मोक्ष मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारी गर्मी को कम कर सकती हूँ, तुम बस मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। इतना बोल वो अब मोक्ष के सीने में अपने हाथ चलाने लगती है। मोक्ष का उसका ऐसा छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके अंदर ड्रग्स का नशा होने के बाद भी उसे नेहा का छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल दिखने लगी थी, कुछ नशे के कारण तो कुछ गुस्से के कारण। मोक्ष नेहा का हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और उसे खुद से दूर धक्का देके बोला, छूना मत मुझे, आई सेड स्टे अवे फ्रॉम मी। मोक्ष जैसे ही नेहा को खुद से दूर धक्का देता है तो नेहा को उस पर गुस्सा आता है और वो अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को ऐसे कंट्रोल कर मुझे अपने पास आने से रोक लोगे। फिर वो डेविल स्माइल करके कहती, नो 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 मोक्ष खुराना, तुम मुझे ज्यादा देर खुद से दूर नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में तुम खुद मेरे साथ वो सब करोगे जो मैं चाहती हूँ। इतना बोल वो मुस्कुराने लगती है। अब तो मोक्ष का खुद से धीरे धीरे कंट्रोल खोता जा रहा था। मोक्ष अपनी डेस्क से पानी का जग उठा अपने ऊपर डालने लगता है, लेकिन उससे भी उसके अंदर की आग खत्म नहीं हो रही थी। मोक्ष अब अपने शर्ट भी निकाल देता है और अपना फोन उठा केविन को कॉल करने लगता है। नेहा जैसे ही मोक्ष को फोन को उठता देखती है तो वो झट से उसके फोन को छीन लेती है और उसे देखते हुए बोली, ना ना मिस्टर मोक्ष, ऐसे कैसे तुम किसी को कॉल कर सकते हैं, आज मैं हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कब तक मुझे अवॉइड करते हो। इतना बोल वो मोक्ष का फोन साइड फेंक देती है और आगे बढ़ मोक्ष को गले लगा लेती है। नेहा के गले लगते ही मोक्ष को अपने अंदर गर्मी और बढ़ने लगती है और उसका कंट्रोल खुद से खोने लगता है। मोक्ष अपने हाथ नेहा के कमर में कस देता है। नेहा को जैसे ही मोक्ष के हाथ अपने कमर में महसूस होते हैं तो वो मुस्कुराने लगती है और मोक्ष के गर्दन में अपने होठों से चूमने लगती है। मोक्ष को जैसे ही अपने गर्दन में नेहा के होठों का एहसास होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर देता है। उसे उसके होठों की छुआ से अपने शरीर में ठंडक का एहसास होता है। नेहा लगातार मोक्ष के गर्दन सीने में किस करने लगती है। मोक्ष की आंखें बंद थी। नेहा जैसे ही मोक्ष के होठों को छूने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी मोक्ष को अपने आंखों के सामने सुहानी का चेहरा देखने लगता है। मोक्ष को जैसे ही सुहानी का चेहरा दिखता है तो वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है और नेहा को खुद के इतने करीब देख उसकी आंखें सर्द हो जाती है और वो नेहा को धक्का दे खुद से दूर कर देता है। नेहा जो इसके लिए तैयार नहीं थी, उसके एकदम धक्का देने से वो सीधी जमीन में जाके गिर जाती है और मोक्ष उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखता है और चिल्ला के कहता है, हाउ डरे यू कम क्लोज टू मी एंड टच मी, इफ यू एवर ट्राई टू कम नियर मी एंड टच मी अगेन आई विल किल यू। नेहा उसके गुस्से को देख एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी। उसने तो आज जैसे ठान लिया था कि वो आज मोक्ष को अपना बना के रहेगी। नेहा अपनी जगह से उठ मोक्ष के पास आके बोली, मोक्ष देखो, तुम एक बार मुझे अपना बना लो, देखो तुम खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाओगे। तुम जानते हो अगर तुमने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मोक्ष को अब उसकी बातों से बहुत गुस्सा आने लगता है। उससे अब बर्दाश्त नहीं होता और वो खींच के नेहा के गालों में थप्पड़ जड़ देता है। मोक्ष ने इतनी जोर से नेहा को थप्पड़ मार कि वो औंधे मुंह जमीन पर गिर जाती है और उसे अपनी नम आंखों से देखने लगती है। नेहा के गालों में मोक्ष के 5 उंगलियां के निशान चाप गए थे। नेहा मोक्ष को घूर ही रही थी कि तभी कोई बिना नॉक किए मोक्ष के केबिन का डोर खुलता है और सीधा अंदर आ जाता है और मोक्ष के सीने से लग जाता है।
मोक्ष को जब अपने सीने में किसी की छुअन का एहसास होता है तो उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है। वो इस छुअन को अच्छे से पहचानता था। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि सुहानी ही थी। केविन भी सुहानी के पीछे आता है क्योंकि सुहानी को केविन ही पार्किंग से मोक्ष की पर्सनल लिफ्ट से मोक्ष के केबिन तक लाया था। केविन जैसे ही डोर को नॉक करने वाला था लेकिन उससे पहले ही सुहानी डोर खोल अंदर आ जाती है और केविन का हाथ हवा में ही उठा रह जाता है। केविन सुहानी को देखने में गर्दन हिला देता है और खुद भी सुहानी के पीछे कैबिन में आता है। केविन ने जैसे ही अंदर आता है उसकी नजरें सीधा मोक्ष पर पड़ती है। केविन मोक्ष को देखा तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे मोक्ष ठीक नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नज़र जमीन में पड़ी नेहा पर पड़ती है तो उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता है। सुहानी मोक्ष से अलग हो उसके चेहरे को देखने लगती है। सुहानी जैसे ही मोक्ष के लाल पड़े चेहरे को देखती है तो परेशान हो जाती है और उसके गालों में हाथ रख पूछती है, हब्बी आपको क्या हुआ, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है। सुहानी के टच करने से मोक्ष अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, रैबिट मेरे पास मत आओ प्लीज, मुझे छुओ मत। मोक्ष की बात सुन सुहानी की आंखें नम हो जाती है। उसे लगता है मोक्ष उससे सुबह के बर्ताव से नाराज है इसलिए ऐसा बोल रहा है। सुहानी मोक्ष के पास आके बोली, हब्बी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने आपको सुबह इग्नोर किया था ना, तो मैं आपसे सॉरी बोलने आई हूँ, पर प्लीज आप मुझसे नाराज मत हुए। सुहानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोक्ष सुहानी के आंखों में आंसू देख उसके पास आके बोला, नहीं बच्चा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस आप अभी मेरे पास मत आओ, अगर आप मेरे पास रही तो मैं तुम्हें हट कर दूंगा, समझो बच्चा। इतना बोल मोक्ष केविन को देखता है। केविन मोक्ष को देख बोला, मैंने मान को कॉल कर दिया है, वो एंटीडोट्स लेके आता ही होगा। नेहा जो अभी भी जमीन में पड़ी हुई थी उसने जैसे ही केविन की बात सुनी जोर जोर से हंसने लगती है और केविन मोक्ष उसे घूरने लगते हैं। सुहानी ने अब जाके नेहा को देखा, लेकिन जब उसने नेहा को ऐसे छोटे कपड़ों में मोक्ष के केबिन में देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। सुहानी नेहा को देख गुस्से में बोली, वो आंटी कौन हो तुम और मेरे हब्बी के कैबिन में क्या कर रही हो। नेहा जैसे ही सुहानी की बात सुनती है उसकी तरफ देखती है, लेकिन नेहा ने जैसे ही सुहानी को देखा तो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती देख वो उसे ही देखती रहती है, लेकिन फिर उसे उसको देख जलन होने लगती है क्योंकि सुहानी थी ही इतनी खूबसूरत। सुहानी की बात सुन नेहा बोली, तुम हो कौन और मोक्ष के केबिन में की कर रही हो। सुहानी उसकी बात सुन बोली, मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कौन आएगा, ये मेरे हब्बी का केबिन है, मर्जी मैं जब चाहूँ यहाँ आ जा सकती हूँ। तुम बताओ तुम मेरे हब्बी के कैबिन में क्या कर रही हो। सुहानी की बात सुन नेहा चौंक जाती है और सुहानी को देख पूछती है, क्या कहा तुमने। नेहा को सुहानी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सुहानी ने मोक्ष को हब्बी कहा। वो तो यही सोच रही थी कि मोक्ष को तो लड़कियों से दूरी बनाए रखता है, तो ये लड़की उसे अपनी पत्नी क्यों बात रही है। सुहानी उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। वो नेहा को देख बोली, क्यों तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, मैंने बोला तुम मेरे हब्बी के कैबिन में ये छोटे कपड़े पहन के क्यों आई हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या जो ये बच्चों के कपड़े पहन के आ गई। उसकी बात सुन नेहा को गुस्सा आ जाता है और वो सुहानी को देख बोली, ये बच्चों के कपड़े नहीं है समझी, और तुम यहाँ से जाओ, मुझे और मेरे मोक्ष को अकेले छोड़ दो, उसे मेरी जरूरत है। सुहानी को तो नेहा को कोई बात सुनाई नहीं दी, बस मेरे मोक्ष के अलावा वो अपनी नम आंखों से मोक्ष को देख बोली, हब्बी आप सच में इन आंटी के हो। सुहानी की नम आंखों को देख मोक्ष अपनी लड़खड़ाई आवाज में बोल, नहीं रैबिट मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। सुहानी उसकी बात सुन खुश हो जाती है और मोक्ष को हक कर उसके गालों में छोटी सी किस कर देती है। सुहानी के होंठ जैसे ही मोक्ष के गालों को छूते हैं तो मोक्ष को अपने अंदर सुकून मिलता है। उसके अंदर जो गर्मी बढ़ रही थी उसे के छूते ही उसे अपने अंदर बेचैनी महसूस होती है। मोक्ष जल्दी से सुहानी को कमर से पकड़ उसकी गर्दन में अपने होंठों को रख देता है। सुहानी तो अचानक उसके इस एक्शन से चौंक जाती है। नेहा केविन भी उन्हें देख हैरान हो जाते हैं। केविन जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर देता है, लेकिन नेहा गुस्से और नफरत से सुहानी को देख रही थी।
तभी मोक्ष के केबिन का डोर एक बार फिर से खुलता है तो मान जल्दी से अंदर आ जाता है। मोक्ष जब डोर खुलने की आवाज सुनता है तो जल्दी से सुहानी को खुद से दूर करता है और अपनी लड़खड़ाए आवाज में बोला, बच्चा सॉरी, अभी तुम मेरे पास मत आना। सुहानी को उसकी बात समझ नहीं आती। वो मोक्ष को देख बोली, क्यों हब्बी आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मोक्ष कोई भी जवान देता उससे पहले ही मान मोक्ष के पास आता है और अपने बॉक्स से एक इंजेक्शन निकाल मोक्ष को लगा देता है। नेहा मोक्ष को देख बोली, क्या हुआ, असर हो रहा है? इतना बोल वो हंसने लगती है। मोक्ष उसकी बात सुन उसे गुस्से से देखने लगता है और केविन नेहा के पास आ उसका हाथ कस के पकड़ते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, उसे क्यों असर नहीं होगा? नेहा केविन से अपना हाथ छुड़ा के बोली, क्योंकि मैंने उसे ऐसा ड्रग्स दिया है जिसका कोई एंटीडोस नहीं है और तुम्हें पता, अगर अभी तुम्हारे बॉस को किसी की ठंडक नहीं मिली तो तुम्हारे बॉस की जान भी जा सकती है। इतना बोल वो हंसने लगती है। नेहा हंसते हंसते एकदम चुप होके बोली, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम्हारा दोस्त की जान बच सकती है। मान केविन उसकी बात को अच्छे से समझ रहे थे कि वो क्या बोलना चाहती है। सुहानी नेहा की बात सुन उसके पास आके बोली, तुमने क्या किया मेरे हब्बी को और क्यों मारेंगे वो? मैं तुम्हें मार दूंगी। नेहा सुहानी की बात सुन बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हब्बी को बचा सकती हूँ, बस तुम उसे मेरे पास छोड़ दो। उसकी बात सुन सुहानी को कुछ समझ नहीं आता और वो सवालिया नजरों से मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष जब उसे देखता है तो केविन की तरफ देख अपनी डाक आवाज में बोला, इसे लेके जाओ यहाँ से, और क्या करना है तुम जानते हो ना? केविन उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देता है और गार्ड को बुलाता है। कुछ ही देर के वहां ब्लैक कपड़े पहने 4-5 गार्ड अंदर आते हैं और नेहा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। नेहा जब देखती है कि वो उसे अपने साथ ले जा रहे हैं तो वो सुहानी की तरफ देखकर बोली, मैं बता रही हूँ, अगर मोक्ष से ड्रग्स का असर खत्म नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, मेरी बात मान जाओ, मुझे उसके साथ रहने दो, उसकी आग को बस एक ही चीज शांत कर सकती है। केविन उसकी बात सुन सर्द नजरों से गार्ड की तरफ देखता है तो गार्ड जल्दी से नेहा को वहां से ले जाते हैं। केविन मोक्ष की हालत देख उसके पास आके बोला, मोक्ष लगता है ये हाई पावर वाला ड्रग्स है जिसका कोई एंटीडोस नहीं है, अगर तुम चाहो तो सुहानी तुम्हें। उसने अभी इतना ही बोला था कि मोक्ष केविन को अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, कभी नहीं, मैं उससे हट नहीं कर सकता, वो छोटी है अभी, और अगर मैं उसके पास चला भी गया तो मैं जेंटेल नहीं रहूंगा, वो मुझे नहीं झेल पाएगी। तुम सब जाओ यहाँ से और सुहानी को भी लेके जाओ। इतना बोल मोक्ष अपने कैबिन में बने रूम के वॉशरूम में चला जाता है और शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। उसके जाने के बाद केविन दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ मोक्ष वो बच्ची है अभी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। केविन सुहानी को देखता है जो मासूमियत से उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहाँ से मोक्ष गया था। केविन सुहानी को देख अपने मन में बोला, सॉरी प्रिंसेस। इतना बोल वो सुहानी के पास आ जाता है। उसके मन में क्या चल रहा था ये केविन जानता था। इधर रूम में मोक्ष को अब खुद से कंट्रोल नहीं होता, वो शावर के नीचे खड़े होकर खुद को शांत करता है। थोड़ी देर बाद मोक्ष वॉशरूम से बाहर आता है। वो थोड़ी ही देर के लिए ही शांत हुआ था, उसके अंदर फिर से गर्मी बढ़ने लगती है। मोक्ष बेड में जाके लेट जाता है, लेकिन अब उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो बेड में पलटने लगता है। अभी वो गर्मी के कारण बेड पर पलट ही रहा था कि तभी उसे अपने सीने में किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है, जिसे देख मोक्ष एकदम अपनी आंखें खोलता है और अपने बागल में देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 34। 34। अब भी मुझे दर्द हो रहा है। रैबिट उठो। MK इंडस्ट्री। मोक्ष जैसे ही पलटता है तो कोई उसके सीने में हाथ रखता है। मोक्ष को जैसे ही अपने सीने में किसी का हाथ महसूस होता है, वो अपने बगल में देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मोक्ष जिसको अब खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी नशीली आवाज में बोलता है, रैबिट तुम यहाँ क्यों आई? प्लीज बच्चा चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें हट कर दूंगा। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसके सीने में अपना सिर रख कर बोली, नहीं हब्बी, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, मैं आपको इस हालत में कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ।
आपने भी तो इस दिन मेरी जान बचाई थी ना, तो आज आप इतने तकलीफ में हो तो मैं कैसे आपको अकेला छोड़ सकती हूँ। सुहानी के मोक्ष के सीने में सिर रखने से मोक्ष कस के अपनी आंखें बंद कर देता है। उससे अब खुद का कंट्रोल छूट जाता है। मोक्ष झट से अपनी आंखें खोलता है और एकदम पलट जाता है, जिससे सुहानी मोक्ष के नीचे आ जाती है। सुहानी तो मोक्ष के इस एक्शन से हैरान रह जाती है और उसे देखने लगती है। मोक्ष अपनी नशीली आंखों से सुहानी को देख बोला, बच्चा मैंने कहा था चली जाओ यहाँ से, लेकिन तुम नहीं गई। लेकिन मैं खुद को अब और नहीं रोक सकता। इतना बोल मोक्ष सुहानी के होंठों को अपने होंठों में ले लेता है। सुहानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो मोक्ष को देखने लगती है। सुहानी मोक्ष को देख मन में बोली, हब्बी मैं आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। अगर मेरे पास होने से आप ठीक हो सकते हो तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। इतना बोल सुहानी कुछ देर पहले केविन की कही बात को याद करने लगती है। थोड़ी देर पहले मोक्ष के जाने के बाद केविन सुहानी को देख उसके पास आता है। सुहानी उसे देख बोली, भाई हब्बी को क्या हुआ है। उसकी बात सुन केविन बोला, प्रिंसेस मोक्ष बहुत तकलीफ में है। सुहानी उसकी बात सुन बोली, क्यों, क्या हुआ उनको। फिर मान की तरफ देख के बोली, भाई आप तो डॉक्टर हैं ना, तो उनकी तकलीफ को आप ठीक कर दो ना। मान उसकी बात सुन बोला, बच्चा मैंने उसे इंजेक्शन दिया था लेकिन उस पर असर नहीं हो रहा है। मान की बात सुन सुहानी रोते हुए बोली, तो क्या भाई हब्बी की तकलीफ कम नहीं होगी। केविन सुहानी के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, प्रिंसेस उसकी तकलीफ को बस तुम ठीक कर सकती हो। केविन ये बात थोड़ा हिचकिचाते हुए बोल रहा था। मान जैसे ही केविन की बात सुनता है वो केविन को देख गुस्से में बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम जानते हो ना सुहानी अभी इन चीजों के लिए छोटी है। केविन भी मान को देख गुस्से में बोला, तो और क्या करे फिर, तुम्हारे पास कोई रास्ता है मोक्ष को ठीक करने का। केविन खुद को शांत कर बोला, यू नो ही नीड्स इट एंड ओनली सुहानी कैन फुलफिल हिज नीड। पर वो अभी सिर्फ 18 की है। मान ने केविन को देखते हुए बोल, जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ इसके बाद शायद उसकी मासूमियत भी उससे छीन जाएगी, पर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम जानते हो। मान केविन को देख कुछ सोचते हुए बोला, क्यों न हम किसी और से। इतना बोल वो चुप हो जाता है। केविन उसे देख गुस्से में बोला, पागल हो गया, तू जानता है ना वो सुहानी को कितना प्यार करता है, और तू चाहता है कि हम उसके ऐसे नशे में होने से उसे किसी और के पास भेज दे। तू जानता भी है जब बाद में उसे पता चलेगा हमने उसके पास किसी और लड़की को भेजा है तो वो हमसे कितना हट होगा, वो हमसे नफरत करने लगेगा। मान को भी उसकी बात सही लगती है। वो केविन को देख सॉरी बोलता है, पर यार वो वैसे भी हमसे नाराज होगा अगर हमने सुहानी को उसके पास भेजा तो। केविन उसकी बात सुन बोला, उसका हमसे दूर जाने से अच्छा है ना कि वो हमसे नाराज ही रहे। मान को समझ आ रहा था अगर उन्होंने मोक्ष के पास किसी और को भेजा तो वो हमसे नाराज हो कहीं दूर चला जाएगा। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सुहानी जो कब से उनकी बात सुन जा रही थी उनको देख बोली, भाई मैं जाएंगी उनके पास, आप मुझे बताएं मैं कैसे उनकी तकलीफ कम कर सकती हूँ। मान केविन उसकी बात सुन उसे अपनी नम आंखों से देखने लगते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि सुहानी कितनी मासूम है। केविन अपनी आंखें बंद कर देता है, उसकी हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। केविन अपनी आंखें बंद करके ही बोला, बच्चा तुम्हें बस मोक्ष के पास जाना है और उसके साथ ही रहना है। सुहानी उसकी बात सुन बोली, ठीक है इतना ही करना है। केविन सुहानी की बात सुन अपनी आंखें खोल सुहानी को देखता है और झट से उसे अपने सीने से लगा देता है और उसके बाल सहलाते हुए बोला, बच्चा अगर मोक्ष तुम्हें हट करेगा तो तुम सह लोगी ना। सुहानी उसकी बात सुन पहले चुप रहती है, फिर बोली, हाँ भाई उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता है वो मुझे हट कभी नहीं कर सके। इतना बोल वो केविन से अलग होती है और वहां से मोक्ष के पर्सनल रूम की तरफ बढ़ जाती है। मान केविन उसे अपनी नम आंखों से देखते हैं। सुहानी को अपने होठों में तेज दर्द होता है और उसी के साथ वो अपने होश में आती है। मोक्ष सुहानी को होठों को बाइट कर रहा था। सुहानी को अपने होठों में बहुत दर्द होता है।
वो मोक्ष के कंधे में हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगती है। मोक्ष सुहानी के ऐसे दूर करने से उसे और पैसनेट होके किस करने लगता है। मोक्ष अब सुहानी के होंठों को छोड़ उसके गर्दन कोलर बोन में किस और बाइट करने लगता है। मोक्ष तो अब खुद को रोक नहीं पाता है। वो वाइल्ड होके सुहानी के किस और बाइट किए जा रहा था। मोक्ष के हाथ सुहानी की पूरी बॉडी में चल रहे थे। सुहानी को उसके छुअन से बेचैनी भी हो रही थी और घबराहट भी हो रही थी। सुहानी की आंखें मोक्ष के बाइट करने से नम हो गई थी। मोक्ष से अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो सुहानी के टॉप को उसके जिस्म से अलग कर देता है। सुहानी को जब इसका एहसास होता है तो उसकी शर्म और डर से गाल लाल हो जाते हैं। मोक्ष अब अपना सिर ऊपर कर सुहानी को देखता है और अपनी नशीली और जुनूनी आंखों से सुहानी की पूरी बॉडी को देखने लगता है। सुहानी को जब उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस होती है तो वो अपनी नज़रें घुमा लेती है। मोक्ष आगे बढ़ सुहानी की पूरी बॉडी में किस और बाइट करने लगता है। मोक्ष समय के साथ अब वाइल्ड होता जाता है। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोली, आह हब्बी मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन मोक्ष को उसकी बात सुनाई नहीं देती क्योंकि अब उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल था। मोक्ष सुहानी के सारे कपड़े उतार देता है और खुद के भी उतार देता है। मोक्ष ने अपनी अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना हुआ था, उसने सिर्फ लोवर पहना हुआ था जिसे वो अब उतार देता है। मोक्ष फिर से सुहानी के ऊपर झुकता है और उसे किस करने लगता है। मोक्ष ने सुहानी के पूरे शरीर में लव बाइट के निशान छोड़ रहा था। मोक्ष सुहानी के होठों को फिर से चूमने लगता है और डीप किस करने लगता है। सुहानी का मुंह मोक्ष के बाइट करने से खुल रहा था जिससे मोक्ष अपनी टंग को सुहानी के मुंह के अंदर ले जाता है और उसकी टंग को सक करने लगता है। मोक्ष सुहानी को फ्रेंच किस करने लगता है। थोड़ी देर में मोक्ष सुहानी को होंठों को छोड़ देता है, फिर अपना सिर ऊपर कर सुहानी को देखता है। सुहानी के चेहरे में पसीने से भरा हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। मोक्ष सुहानी के माथे को चूमता है, फिर उसके कान के पास आके धीरे से बोला, सॉरी बच्चा। इतना बोलते ही सुहानी की एक जोरदार चीख पूरे रूम में गूंज जाती है और उसके आंखों से लगता आंसू बहने लगते हैं। सुहानी मोक्ष के कंधे को पकड़ते हुए अपनी लड़खड़ाए आवाज में बोली, आहा मम्मा। हाँ हब्बी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। मोक्ष सुहानी के होंठों में अपने होंठ रख देता है और उन्हें स्मूच करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद मोक्ष सुहानी से बोला, रैबिट बस थोड़ी देर तक होगा दर्द, उसके बाद नहीं होगा। और उसे फिर से किस करने लगता है ताकि सुहानी को ज़्यादा दर्द न हो। ऐसे ही समय बीतता गया और रात के पता नहीं किस पहर मोक्ष ने सुहानी को छोड़ा था। सुहानी तो मोक्ष को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं रोकता। पता नहीं किस समय वो उससे अलग होता है। अगली सुबह इस समय सुबह के 10 बज गए थे। मोक्ष और सुहानी ऑफिस के रूम में ही सोए हुए थे। सुहानी मोक्ष के सीने में अपना सिर छुपाए सोई हुई थी। मोक्ष सुहानी के पकड़े हुए सोया था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन की रिंगटोन से मोक्ष की नींद खुल जाती है। वो अपने एक हाथ से अपना फोन उठाने लगता है कि तभी उसे अपने सीने में किसी का भार महसूस होता है। मोक्ष अपना सिर नीचे कर देखता है तो उसे सुहानी का मासूम चेहरा देखता है। उसे देख मोक्ष के फेस स्माइल आ जाती है और वो झुककर सुहानी के माथे को चूम लेता है। मोक्ष उसके माथे को चूम उससे अलग होता है कि तभी उसकी नज़र सुहानी के गर्दन में जाती है जहां पर कल मोक्ष के दिए हुए लव बाइट के निशान अब नीले पड़ चुके थे। मोक्ष जैसे ही सुहानी की गर्दन पर वो निशान देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मोक्ष के चेहरे में जहां थोड़ी देर पहले प्यारी सी स्माइल थी, अब वहां चिंता दिख रही थी। मोक्ष अपने हाथों को आगे कर सुहानी का ब्लैंकेट हटाने लगता है, लेकिन इस समय उसके हाथ कांप रहे थे। जिस मोक्ष के हाथ लोगों को मरते वक्त नहीं कांपते थे, आज उसी मोक्ष उर्फ किंग के हाथ कांप रहे थे। मोक्ष धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ा, सुहानी का ब्लैंकेट एक झटके में उससे अलग कर देता है। मोक्ष की नज़र जैसे ही सुहानी के शरीर में पड़ती है तो एक पल के लिए मोक्ष डर जाता है। उसके माथे से हल्का हल्का पसीना आने लगता है। अभी कोई मोक्ष को देखता तो यकीन नहीं कर पाता कि ये वही हॉटलेस मोक्ष खुराना है जिसे किसी के दर्द और तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोक्ष सुहानी को देख अपनी आंखें बंद कर देता है और अपनी हाथों की मुट्ठियां कस के बंद कर देता है। उसके मुट्ठियां कसते ही मोक्ष के हाथों की वेन साफ दिखने लगती है, उसकी माथे की नस भी तन जाती है। मोक्ष झट से अपनी आंखें खोलता है।
इस वक्त उसकी नीली आंखें एकदम डार्क हो गई थी। मोक्ष सुहानी को वापस ब्लैंकेट से कवर कर देता है और बेड से उठ सीधा वॉशरूम चला जाता है। मोक्ष बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसके ऊपर इस वक्त शावर का ठंडा पानी गिर रहा था, लेकिन मोक्ष को उस ठंडे पानी का अपने शरीर में कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मोक्ष ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और कल रात की सारी बातें याद करने लगता है। मोक्ष को जैसे जैसे कल की रात की बातें याद आती है तो उसे खुद पर उतना ही गुस्सा आ रहा था। मोक्ष आंखें खोलता है और सामने लगे शीशे में खुद को देखता है। उसे उसी शीशे में सुहानी का दर्द भरा चेहरा दिख रहा था और उसका बार बार उसे छोड़ने की मिन्नतें मांगते हुए दिखाई दे रहा था। मोक्ष की आंखें लाल होने लगती है। मोक्ष अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है और एक जोरदार पंच उस शीशे में मारता है, जिससे वो शीशा टूटकर फर्श पर बिखर जाता है और मोक्ष के हाथों से खून बहने लगता है, जो शावर के पानी के साथ बहते हुए बाथरूम के फर्श पर गिर रहा था। मोक्ष को अपने हाथ में दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसे तो बस बार बार अपने आंखों के सामने सुहानी का चेहरा देख रहा था। मोक्ष को बस कल रात की बातें ही बार बार याद आ रही थी। मोक्ष गुस्से में चिल्ला के बोला, क्यों, आखिर क्यों? मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कैसे अपनी रैबिट के साथ ऐसे कर सकता हूँ? मोक्ष खुद का अक्स उसी टूटे शीशे में देखता है। उसका अक्स उसे देख कहता है, मोक्ष खुराना, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। Do you even have any idea what you have done? You have raped a little girl. Do you have even the slightest idea what she might have gone through? At that time, she kept begging for your mercy, but you did not stop. You kept showing your lust on her the whole night. Shut up! मोक्ष फिर से एक जोरदार पंच उसी शीशे में मरते हुए चिल्ला के बोला। मोक्ष के हाथों से अब खून पानी की तरह बहने लगता है, लेकिन मोक्ष को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मोक्ष शावर बंद कर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है और कबर्ड से अपने कपड़े निकल चेंज करने लगता है। मोक्ष के लिए यहाँ पहले से ही कपड़े रखे हुए होते थे, क्योंकि कभी कभी जब मोक्ष को ऑफिस में ज़्यादा ही काम होता था और उसे घर जाने में लेट हो जाता था तो वो यहीं ऑफिस में रुक जाता था। मोक्ष फिर से वॉशरूम में जाता है और कुछ देर में वापस आता है। मोक्ष के हाथ में इस वक्त एक छोटा टॉवल था। वो सुहानी के पास आता है और उसका फेस गीले टॉवल से साफ करने लगता है। मोक्ष सुहानी का चेहरा देखता है जो पीला पड़ गया था। मोक्ष को सुहानी का जो चेहरा हमेशा खिला हुआ दिखता था, आज मोक्ष को उसका वही चेहरा मुरझाया हुआ दिख रहा था। मोक्ष को इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और गिल्ट भी हो रहा था। मोक्ष सुहानी को अच्छे से क्लीन कर देता है, फिर कबर्ड से अपनी एक शर्ट लाकर सुहानी को पहना देता है। मोक्ष झुककर सुहानी के फहद को चूम लेता है और उसके चेहरे में हाथ रखता है। मोक्ष जैसे ही सुहानी के चेहरे को छूता है तो वो चौंक जाता है और फिर अपना हाथ सुहानी के माथे पर रखता है। सुहानी का शरीर आग की तरफ तप रहा था। मोक्ष सुहानी के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने लगता है। रैबिट, रैबिट उठो! लेकिन सुहानी अपनी आंखें नहीं खोलती है। माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 35। 35 मोक्ष का दर्द। मोक्ष सुहानी के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने लगता है, लेकिन सुहानी अपनी आंखें नहीं खोलती है। मोक्ष के चेहरे में इस वक्त चिंता साफ दिख रही थी। उसे सुहानी के लिए अब डर लगने लगा था। मोक्ष जल्दी से अपना फोन निकाल किसी को कॉल करके बोला, गाली निकालो। इतना बोला मोक्ष बिना दूसरी तरफ की बातें सुने बिना फोन कट कर देता है। मोक्ष सुहानी को जल्दी से अपने बाहों में उठा देता है और रूम से बाहर आके अपने केबिन में आता है और वहां से सीधा लिफ्ट में जाता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। कुछ ही देर में मोक्ष ग्राउंड फ्लोर में आ जाता है और वहां से सीधा पार्किंग एरिया में आ जाता है। केविन, जो पार्किंग एरिया में मोक्ष का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मोक्ष ने केविन को ही गाड़ी निकलने को बोला था। केविन को मोक्ष की बातों में घबराहट महसूस की थी, लेकिन वो जैसे ही उसे कुछ पूछता उससे पहले ही मोक्ष कॉल कट कर चुका था। केविन को उसका यूं फोन काटना अजीब लगता है। उसे अब टेंशन होने लगती है। केविन बाहर टेंशन में घूम ही रहा था कि उसे आगे से मोक्ष आता दिखाई देता है, लेकिन जब उसकी नज़र मोक्ष के बाहों में बेजान सी पड़ी सुहानी पर जाती है तो वो अपनी जगह में जम जाता है।
मोक्ष जल्दी से आ गया, गाड़ी में बैठ जाता है। केविन तो सुहानी की हालत देख एक पल के लिए घबरा जाता है। उसे सुहानी के लिए अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। केविन जब मोक्ष को सुहानी को ऐसे लाता देखता है तो वो भूत बन के अपनी जगह में ही खड़ा रहता है। मोक्ष केविन को वहीं खड़ा देख अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अगर तुम अभी अंदर आके नहीं बैठे तो मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगा। मोक्ष ने ये बात इतनी गुस्से में कही थी कि केविन की रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती है। केविन अपने होश में आता है और हड़बड़ा के जल्दी से कार में आके बैठ जाता है। उसके हाथ इस वक्त कांप रहे थे। केविन अपने कांपते हाथों से कार स्टार्ट करता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। केविन कार फुल स्पीड में भगा रहा था। करीब 20 मिनट बाद केविन कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर आके रुकता है। मोक्ष कार के रुकते ही जल्दी से कार से बाहर आता है और जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ जाता है। केविन मोक्ष को इतनी जल्दी से जाता देख वो भी उसके पीछे आ जाता है। मोक्ष हॉस्पिटल के अंदर आ सीधा डॉक्टर के केबिन में आ जाता है जहां एक लड़की बैठी हुई थी जो अपना काम कर रही थी। मोक्ष उसकी तरफ देखता है। डॉक्टर जैसे ही किसी को अपने केबिन में आते देखती है तो नजरें उठा सामने देखती है। वो मोक्ष को देख थोड़ा गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम बिना नॉक किया मेरे केबिन में ऐसे कैसे आ गए। मोक्ष उसकी बात सुन अपनी डार्क आंखों से उसे देखने लगता है। डॉक्टर ने जैसे ही उसकी लाल आंखों को देखा तो घबरा जाती है। मोक्ष उस डॉक्टर के कोट में उसका नाम देखता है जिसमें डॉक्टर सारा अग्रवाल लिखा हुआ था। मोक्ष उसे देख अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, अगर तुमने अभी के अभी इसे नहीं देखा तो मैं तुम्हारा लाइसेंस परमानेंट के लिए बैन कर दूंगा। डॉक्टर जिसका नाम सारा था वो मोक्ष की बात सुन डर जाती है। डॉक्टर सारा को मोक्ष का ऑरा खतरनाक लग रहा था। उसे मोक्ष कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। डॉक्टर सारा मोक्ष को देख हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, आप इन्हें यहाँ लेटा दीजिए। सारा हॉस्पिटल बेड की तरफ इशारा करते हुए बोली। मोक्ष सुहानी को जल्दी से उस बेड पर लिटा देता है। सुहानी ने अभी मोक्ष की शर्ट पहनी हुई थी जो मोक्ष ने ही उसे पहनाई थी। मोक्ष की शर्ट सुहानी के घुटनों तक आ रही थी। डॉक्टर सारा मोक्ष को देख बोली, सर आप बाहर जाके वेट कीजिए। सारा की बात सुन मोक्ष उसे घूरने लगता है। डॉक्टर सारा मोक्ष को देख डरते हुए बोली, सर हम मैम का चेकअप करना होगा तभी हम बता सकते हैं मैम को क्या हुआ है। मोक्ष उसकी बात सुन एक नज़र सुहानी को देखता है फिर सारा को घूरकर बाहर आ जाता है। डॉक्टर सारा तो उसके घूरने से डर जाती है लेकिन जब मोक्ष कैबिन से बाहर चला जाता है तो डॉक्टर सारा एक लंबी सांस लेती है फिर सुहानी को चेक करने लगती है। मोक्ष डॉक्टर सारा के कैबिन से बाहर आता है। केविन बाहर बेंच में बैठे हुए मोक्ष का इंतजार कर रहा था। केविन मोक्ष को आता देख उसके पास आ जैसे ही कुछ बोलने को होता है तो मोक्ष उसके बोलने से पहले ही अपना हाथ दिखा उसे बोलने से रोक देता है। केविन उसके हाथ दिखाने से अपने कदम रोक देता है और मोक्ष को देखने लागत है। केविन जैसे ही मोक्ष को देखता है तो उसकी नज़र मोक्ष के उसी हाथ में पड़ती है जिसे उसने शीशे में मार था जिसमें से अब भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। केविन मोक्ष के पास आ मोक्ष से बोला, मोक्ष तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है। इतना बोल केविन को मोक्ष की चिंता होने लगती है। वो मोक्ष का हाथ पकड़कर बोला, मोक्ष तुम्हारे हाथ में बहुत गहरे घाव लगे हुए हैं, तुम मेरे साथ चलो, इसकी ड्रेसिंग करना जरूरी है। इतना बोल वो मोक्ष को अपने साथ ले जाने लागत है लेकिन अभी उसने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया था उसके कदम जाते हुए वहीं रुक जाते हैं। केविन पीछे मुड़कर देखता है तो मोक्ष अपनी ही जगह में खड़ा था, उसने अपने कदम तक नहीं बढ़ाया था। केविन मोक्ष को देख बोला, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। मोक्ष केविन को देख कुछ देर उसे वैसे ही देखता रहता है फिर फीकी हंसी हंसकर बोला, इन घावों को तो तुम भर दोगे लेकिन जो घाव मेरे अंदर लगे हैं उन्हें कैसे भरोगे। केविन मोक्ष की बात सुन उसे देखने लगता है। मोक्ष के चेहरे में कोई भी भाव नहीं दिख रहे थे लेकिन केविन जैसे ही मोक्ष की आंखों में देखता है तो उसका दिल टूट सा जाता है क्योंकि केविन को मोक्ष की आंखों में दर्द, गिल्ट और बहुत कुछ दिख रहा था। केविन के हाथ की पकड़ मोक्ष के हाथ में से ढीली हो जाती है और वो मोक्ष का हाथ छोड़ देता है। मोक्ष केविन को ही देख रहा था। केविन भी अपनी खाली आंखों से मोक्ष को देख रहा था।
केविन से अब और मोक्ष की आंखों में नहीं देखा जाता है। वो मोक्ष से अपनी नजरें हटा देता है और उसे पीट कर खड़ा हो जाता है। केविन अपनी आंखें बंद कर देता है। केविन 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने इमोशन को दबा रहा हो। केविन से अब वहां एक पल भी रुका नहीं जाता। वो मोक्ष को बिना देखे सीधा हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। मोक्ष केविन को जाता देख अपनी हाथों की मुट्ठियां कस देता है और सामने की तरफ देखने लगता है। मोक्ष अब अपने जेब से सिगरेट निकलता है और उसे पीने लगता है। मोक्ष वहीं डॉक्टर सारा के कैबिन के डोर से टिककर खड़ा सिगरेट के कस ले रहा था। उसका एक हाथ अपने पैंट के जेब में था और दूसरा हाथ से वो सिगरेट के कस लेते हुए सामने देख रहा था। दूसरी तरफ केविन हॉस्पिटल से निकल के सीधा एक पब में आ गया था और बार काउंटर में बैठ के वाइन के शॉट पे शॉट मारे जा रहा था। केविन को बस बार बार अपने आंखों के सामने मोक्ष की आंखें दिख रही थी और उसी के साथ वो वाइन के शॉट मारे जा रहा था। वो अभी अपने ख्यालों में ही गुम था कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। केविन को अपने कंधे में जैसे ही किसी का हाथ महसूस होता है तो वो सिर उठा के देखता है। उसके सामने मान खड़ा था। मान केविन को देख बोला, तुम इतनी क्यों पी रहे हो और तुम यहाँ सुबह सुबह पीने आए हो और मुझे भी बोला दिया। अब चलो यहाँ से, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तुम्हारी वजह से यहाँ आना पड़ा। केविन मान का हाथ पकड़कर अपनी लड़खड़ाए आवाज में बोला, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब मैंने उसकी आंखों में फिर से वो ही दर्द देखा है। आज मेरी वजह से वो फिर से उसी गिल्ट में है। वो मुझे नफरत करेगा। अब मैंने उसे हर्ट किया है। केविन मान का हाथ पकड़ पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। मान केविन को कंधे से पकड़कर बोला, कौन नफरत करता है, कौन दर्द में है, क्या बके जा रहे हो तुम? पहले तुम ये बताओ तुम इतनी पी क्यों रहे हो और तुझे तो अभी मोक्ष के साथ होना चाहिए था ना, तो तुम यहाँ वाइन के शॉट मारे जा रहा है। सिटी हॉस्पिटल। इधर मोक्ष अभी भी वही केबिन के डोर से टिककर सिगरेट पी रहा था कि तभी केबिन का डोर ओपन होता है और डॉक्टर सारा बाहर आती है। मोक्ष जैसे ही डॉक्टर सारा को बाहर आते हुए देखता है तो अपनी सिगरेट नीचे फेंक अपने पांव से मसल देता है और डॉक्टर सारा की तरफ देख लागत है। डॉक्टर सारा जैसे ही बाहर आती है तो वो खांसने लगती है और अपने चारों तरफ देखने लगती है। डॉक्टर सारा अपने मुंह में हाथ रख देती है। उन्हें चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता है। वो एक हाथ को हिलाकर धुएं को हटाते हुए आगे मोक्ष के पास आती है और मोक्ष को देखती है। फिर उसकी नज़र नीचे पड़े सिगरेट के टुकड़ों पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि उसे नीचे सिगरेट के एक दो नहीं बहुत सारी सिगरेट पड़ी दिखती है। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष ने पिछले 40 मिनटों में 2-3 पैकेट सिगरेट के खत्म किए हो। मोक्ष डॉक्टर सारा को देख उनके पास आके बोला, हाउ इज शी? डॉक्टर सारा जिसकी नज़र नीचे पड़े सिगरेट के टुकड़ों पर थी, मोक्ष की आवाज़ सुनकर वो अपने होश में आती है और मोक्ष को देखने लगती है। डॉक्टर सारा मोक्ष को देख बोली, सर मैं अभी ठीक है और उन्हें थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। इतना बोला डॉक्टर सारा अपनी नज़रें झुका देते हैं। मोक्ष डॉक्टर सारा को नज़रें झुकाते हुए देख अपने दांत पीसते हुए बोला, से फर्दर। डॉक्टर सारा डरते हुए आगे बोली, सर, मैडम हैज बिन रेप्ड बाय समवन ड्यू टू विच हर लोअर पार्ट हैज बिन completely damaged. Perhaps this was her first time, but sir, whoever did this showed extreme cruelty. That person did not have even the slightest pity on her. सर, ऐसे इंसान को तो बीच चौराहे में खड़ा कर पीट पीट कर मरना चाहिए। आगे जिसने भी ये हरकत की है, अगर वो एक बार मेरे सामने आ गया तो मैं उसे खुद अपने हाथों से गोली मारूंगी। दरिंदे रहा होगा वो जिसने ऐसी हरकत की है। शट अप! सारा बोल ही रही थी कि उसकी कानों में मोक्ष की गुस्से भरी आवाज पड़ी। डॉक्टर सारा मोक्ष के गुस्से को देख 2 कदम पीछे हो जाती है और उसे देखने लगती है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मोक्ष को गुस्सा क्यों आ रहा है। सारा मन में खुद से बोली, मैंने ऐसे क्या बोल दिया? मैं तो उस इंसान के बारे में बोला जिसने उस बेचारी मासूम के साथ ये किया है, लेकिन ये मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैं इनके बारे में। अभी वो इतना ही बोली थी कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में बोली, मतलब मैं जिसके बारे में इतनी देर से बोल रही थी वो ये ही है। डॉक्टर सारा ये सोचते ही अपने मुंह में अपने दोनों हाथ रख देती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोक्ष को देखने लगती है।
माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 36। 36 अभिमान राठौर गीता केविन की किस। डॉक्टर सारा मोक्ष को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस घूरे ही जा रही थी। मोक्ष जब डॉक्टर सारा को खुद को ऐसे घूरते देखता है तो अपनी सर्द आवाज में बोला, अगर तुम्हारा मुझे घूरना हो गया है तो दफा हो जाओ यहाँ से अब। डॉक्टर सारा मोक्ष की आवाज सुन होश में आती है, फिर इधर उधर देख के सामने के लिए जाने लगती है, फिर अपने कदम रोक सॉरी बोला पीछे की तरफ मुड़कर जल्दी से वहां से भाग जाती है। मोक्ष डॉक्टर सारा को ऐसे हड़बड़ा देख उसे घूरने लगता है। डॉक्टर सारा के वहां से जाने के बाद मोक्ष सुहानी के वार्ड के अंदर देखता है और कुछ सोचते हुए अंदर चला जाता है और एकटक सुहानी के मुरझाए चेहरे को देखने लागत है। मोक्ष के चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था, पर उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था जिसे बताना मुश्किल था। मोक्ष सुहानी को देखता है, फिर नीचे झुक उसके माथे को चूम लेता है और फिर जल्दी से उससे दूर हो जाता है और एक नज़र उसे देख वहां से बाहर आ जाता है। इधर पब में मान मोक्ष के कंधे को पकड़ उसे घूरते हुए बोला, क्या हुआ है, कुछ बोलेगा भी अब? केविन मान को देख बोला, यार मैंने उसकी आंखों में फिर से वही दर्द और गिल्ट देखा है जो 8 साल पहले देखा था। केविन की बात सुन मान के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो केविन को देखने लगता है पर कहता कुछ नहीं। केविन ने मान के चेहरे में गौर नहीं किया था। केविन उसके हाथ को पकड़ उसमें अपना चेहरा छुपा के बोला, तुम तो जानते हो यार, मैंने प्रिंसेस को उसके पास उसकी जान बचाने के लिए भेजा था, पर मैंने ये नहीं सोचा था प्रिंसेस की हालत ऐसी हो जाएगी। वो मुझे अब कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि मेरी वजह से आज प्रिंसेस हॉस्पिटल में है। मान जो उसकी बात बिना किसी एक्सप्रेशन से सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसने केविन की लास्ट बात सुनी उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसके फेस में अब टेंशन दिखने लगी थी। मान केविन को सीधा कर उससे पूछता है, क्या हुआ है प्रिंसेस को, वो हॉस्पिटल क्यों है? वो तो कल मोक्ष के साथ थी ना, फिर हॉस्पिटल कैसे पहुंची? केविन मान की बात सुन के बोला, हाँ उसकी हालत खराब थी, उसे अभी तक होश नहीं आया। She could not bear मोक्ष for long last night due to which she fainted। और अभी वो कैसी है मुझे कुछ नहीं पता। मान केविन के हाथ को झटक देता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना उसे मत भेज उसके पास, वो उसे नहीं झेल पाएगी, देखा तुमने आज तुम्हारी वजह से वो हॉस्पिटल में है। मान केविन को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। उसने केविन को अपने बिल्कुल पास खींच के गुस्से में बोला, अगर मेरी गुड़िया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल वो एक झटके में केविन को छोड़ देता है और वहां से सीधा बाहर के लिए आ जाता है। मान के केविन को झटकने से केविन सीधा पीछे होके गिरता है और उसके सिर पर हल्का सा कट लग जाता है, लेकिन केविन इतने नशे में था कि उसको चोट का कोई भी एहसास नहीं होता है। केविन खड़ा होता है और वापस चेयर में बैठ जाता है और क्लब के बार वेटर को ड्रिंक बनाने को बोलता है। केविन ड्रिंक पीते हुए खुद से बोला, मुझे नहीं पता था सुहानी की ऐसी हालत हो जाएगी। मुझे उस वक्त मोक्ष की जान बचानी थी, मैं कैसे बताऊं सबको, मुझे उस वक्त वो ही सही लगा था। मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। केविन वाइन का पूरा गिलास पीते हुए बोला, आई सॉरी प्रिंसेस, मेरी वजह से आज तुम हॉस्पिटल में हो, प्लीज अपने भाई को माफ कर देना। इतना बोल केविन की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है जो पता नहीं कब से उसने रोक हुए थे। केविन के हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी, उसकी आंखें लाल दिख रही थी। सिटी हॉस्पिटल। मान सिटी हॉस्पिटल आ गया था। वो सुहानी के वार्ड की तरफ आता है तो देखता है मोक्ष वहीं डोर से टिककर सिगरेट की कस ले रहा था। मान जल्दी से मोक्ष के पास आता है और डरते हुए बोला, गुड़िया कैसी है अब, डॉक्टर ने क्या बोल, उसे होश आया कि नहीं? मोक्ष जो सिगरेट के कस लेते हुए सामने देख किसी सोच में डूबा था, उसके कानों में जब मान की आवाज पड़ी तो वो उसे देखने लगता है। मान मोक्ष को देखता है और उसके जवाब का इंतजार करता है, लेकिन मोक्ष मान को बिन भाव के देख रहा था पर कहता कुछ नहीं। मान जब मोक्ष को कुछ न बोलता देखता है तो उसे अब गुस्सा आने लगता है। वो मोक्ष को देख गुस्से में चिल्ला के बोला, तुझे सुनाई नहीं देता क्या, मैंने बोला मेरी बहन कैसी है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम छोड़ूंगा नहीं। मोक्ष मान की बात सुन उसे अपनी नीली आंखों से घूरने लगता है, फिर एकदम से उसके कॉलर को पकड़ के बोला, और अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
इतना बोल मोक्ष उसे एकदम से छोड़ देता है। फिर उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी बहन? वो तुम्हारी बहन नहीं है, अभी की बहन है। मान मोक्ष की बात सुन अपनी हाथों की मुट्ठियां कस देता है और अपने दांत कितते हुए बोला, तुम सब जानते हो फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मोक्ष उसकी बात सुन डेविल स्माइल करने लगता है, फिर सिगरेट की कस लेते हुए सामने देखने लगता है। मान मोक्ष को देखकर बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे भाई को कुछ होगा तुम मुझे मार दोगे? मैंने क्या किया तेरे भाई का? वो तो अपने कॉलेज में होगा ना। मोक्ष मान की बात सुन उसे घूरने लगता है और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम बार बार भूल क्यों जाते हो? मेरा एक नहीं दो भाई हैं और मैं उस भाई की बात कर रहा हूँ जिसे तो क्लब में अकेला छोड़ के आया है। मान उसकी बात सुन अपने सिर पर हाथ रख के बोला, मैं तो भूल ही गया था। केविन वहां अकेला है और उसने बहुत पी भी रखी थी। मोक्ष मान को देख बोला, और तू फिर भी उसे वहां अकेला छोड़ के आ गया। ये जानते हुए भी वो उस पर वार करने के लिए हर वक्त उसके पीछा करते रहते हैं। मान को भी रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो मोक्ष को देख बोला, सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। मोक्ष मान को देख बोला, लगता है तुम भूल गए हो तुम कौन हो, तभी तो तुम्हें ये याद नहीं कि किनकी दुनिया में गलतियों की माफी नहीं मिलती बल्कि सिर्फ गलती करने की सजा मिलती है। मान मोक्ष की बात सुन डर जाता है। उसे पता था मोक्ष को गलती और गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मान डरते हुए बोला, मैं अभी अपने आदमियों को केविन की सुरक्षा के लिए भेजता हूँ। इतना बोला मान किसी को कॉल करने लगता है। मान जो अभी भी सुहानी की चिंता हो रही थी, पर अब उसे सुहानी के साथ साथ केविन की भी चिंता होने लगी थी। उसे भले ही पता था अगर मोक्ष ठीक देख रहा है इसका मतलब सुहानी ठीक है, भले ही उसने उसे बताया नहीं था, फिर भी उसे इतना तो पता था मोक्ष के होते हुए सुहानी को कुछ हो भी नहीं सकता है। मोक्ष मान को डरता देख गुस्से में बोला, लगता है चेहरा बदलने से तुम्हारे अंदर के इमोशन भी उसी की तरह बदलने लगे हैं। भूलो मत कि तुमने सिर्फ मान का चेहरा लिया है, तुम सच के मान नहीं हो बल्कि अभिमान सिंह राठौड़ हो। इसलिए उसकी तरह बच्चों की तरह घबराना बंद करो। इतना बोल मोक्ष अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव होती है तो मोक्ष अपनी सर्द आवाज में बोला, उसे अब तुम्हारी जरूरत है, उसके पास जाओ। इतना बोल वो बिना दूसरी तरफ की बात सुने बिना कॉल कट कर देता है। मान मोक्ष को देख चौंकते हुए बोला, तुमने उसे उसके पास जाने को बोला है? अगर केविन को उसके बारे में पता चल गया तो वो सबको खत्म कर देगा। मोक्ष केविन को देख बोला, लगता है तुम सच में खुद को भूल गए हो, तभी तो तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया है। मान मोक्ष की बात सुन बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आज भी वो ही अभिमान सिंह राठौड़ हूँ जिसे ये दुनिया ब्लैक डेविल के नाम से जानती है। अगर तुम अंडरवर्ल्ड के किंग हो तो मैं भी अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ। मोक्ष मान की बात सुन अपनी आईब्रो उचका देता है और मान को घूरने लगते हैं। फिर उसे देख बोला, अगर डॉन हो तो उसके जैसे ही दिमाग चलाओ ना। मान मोक्ष को देख फ्रस्ट्रेटेड होके बोला, यार ये बातें घूमना बंद करो, सीधा सीधा बोलो ना। मोक्ष मान को फ्रस्ट्रेटेड होता देख डेविल स्माइल करने लगता है, फिर सामने देखते हुए बोला, उसे पहले से सब पता है और वो अपना काम भी पूरा कर चुका है, बस एक बचा है। मान उसे देख चौंकते हुए बोला, ये कब हुआ और उसने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? मोक्ष मान को घूरते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सच में काम करना बंद हो गया है। अब तुम्हें ब्लैक डेविल किस बेवकूफ ने बनाया है? मान मोक्ष की बात सुन दांत पीसते हुए बोला, मेरे बाप ने बनाया है। और क्या मुझे बार बार बेवकूफ कह रहे हो? मुझे क्या पता होगा, कुछ 3 साल तक तो मैं कोमा में था। जब कोमा से बाहर आया तो खुद के बारे में कुछ नहीं पता था, तब तुमसे मिला, तुम तो खड़ूस की तरह बस मुझे घूरते रहते थे, बोलते कुछ नहीं थे, और जब अब याद आया तो तुमने मुझे इस बेवकूफ मान की शक्ल में रहने को बोल दिया। अब ये बताओ तुम उसका क्या करोगे? उसे वैसे ही हवा में उड़ने दोगे? उसे पकड़ वहां से उठा क्यों नहीं देते? मोक्ष सामने देखते हुए बोला, शिखर जब खुद चल कर आ रहा है तो हमें कुछ करने की क्या जरूरत है? इतना बोल मोक्ष सुहानी के वार्ड के अंदर चला जाता है। मान उसकी बात सुन डेविल स्माइल करता है और खुद भी उसके पीछे चला जाता है। बीट बॉक्स ब्रदर्स।
इधर केविन अभी भी क्लब में था और पूरे नशे में चूर था। वो अभी भी वही बार काउंटर में बैठा हुआ था। ये क्लब मोक्ष का ही था, इसलिए कोई भी केविन को कुछ नहीं कहता है। केविन खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी भाई, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। प्रिंसेस को होश आ गया होगा, पर मैं उससे क्या बोलूंगा। केविन खुद में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। वो ऐसे ही अभी बोल ही रहा था कि कोई उसके पास आके उसके कंधे में हाथ रखता है। केविन को जैसे ही अपने कंधे में किसी का हाथ महसूस होता है, वो अपना सिर उठा के उस इंसान को देखने लगता है। केविन को उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई देता है क्योंकि उसने बहुत पी ली थी, जिससे उसको अपनी आंखों से धुंधला धुंधला दिख रहा था। केविन अपनी आंखें बंद कर फिर से खोल के देखता है तो उसे अब हल्की हल्की उस शख्स का चेहरा दिखने लगता है जो एक लड़की का था। केविन उस लड़की को देख झट से उसके पेट से उसको पकड़ कर गले लगा देता है। क्योंकि केविन बैठा हुआ था और वो लड़की खड़ी थी, इसलिए केविन उसे पेट से पकड़कर गले लगाया हुआ था। केविन उसके पेट पर अपना सिर छुपाते हुए बोल, लिटिल गर्ल तुम आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, तुम्हें पता चल गया था ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम इसलिए मुझसे मिलने आया हो ना। जी हाँ, ये गीता ही थी जिसे मोक्ष ने फोन करके केविन के पास जाने को कहा था। गीता केविन को देख उसके बालों को सहलाते हुए बोली, हाँ मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ, पर आपने इतनी पी क्यों है। केविन उसके पेट से अपना सिर बाहर निकल कर बोला, लिटिल गर्ल क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने सुहानी को भाई के पास भेजकर गलती की है। लिटिल गर्ल तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं कभी भी सुहानी के साथ ऐसा नहीं करता, पर मुझे उस वक्त मोक्ष को बचाना था जो सिर्फ सुहानी ही कर सकती थी। अगर मोक्ष को उस वक्त सुहानी नहीं मिलती तो वो तड़पता रहा और मैं उसे ऐसे कैसे तड़पता देख सकता था। मैं जानता हुआ सुहानी छोटी है अभी इन सब के लिए, पर वो उसकी वाइफ है, तो उसके होते हुए मैं किसी और लड़की को कैसे मोक्ष के पास भेजता, ये तो गलत होता न लिटिल गर्ल। गीता उसकी बात सुन उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वैसे भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आज नहीं तो कल उनके बीच में ये जरूरत होना ही था। अब वो बाद में होता या अब क्या फर्क पड़ता है, इसलिए अब खुद को दोष देना बंद करो और चलो मेरे साथ। इतना बोल गीता केविन को उठाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो केविन को उठाती है, केविन फुल नशे में होने के कारण वापस नीचे बैठ जाता है। गीता केविन को देख गुस्से में बोली, आपको इतनी सुबह पीने के लिए किसने कहा, अब मैं कैसे आपको अकेले यहाँ से ले जाऊं। गीता की बात सुन बार काउंटर का वेटर बोला, मैम सर का इस क्लब में अपना एक पर्सनल रूम है, आप उन्हें फिलहाल वहीं ले जाइए, जब सर का नशा उतर जाएगा तब उन्हें घर ले चलाना। गीता वेटर की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देती है और एक वेटर की मदद से केविन को उसके पर्सनल रूम की तरफ ले जाते हैं। गीता और वो वेटर बड़ी मुश्किल से केविन को उसके रूम तक लाते हैं। केविन की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी थी और उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। वो वेटर और गीता को केविन को रूम तक लाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, फिर भी जैसे तैसे करके दोनों केविन को रूम तक ले आते हैं। गीता वेटर की मदद से केविन को बेड पर लेटा देती है, फिर उस वेटर को वहां से जाने को कहती है तो वेटर वहां से चला जाता है। गीता एक नज़र केविन को देखती है जिसकी आंखें नशे में हल्की हल्की खुल रही थी फिर बंद हो रही थी। गीता उसे थे नगवारी से अपना सिरना में हिला देती है, फिर केविन के पास आके उसके जूते निकलने के लिए जैसे ही उसके पैर छूती है तो केविन अपने पाँव जल्दी से पीछे खींच लेता है। केविन गीता का हाथ पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है। गीता उसके यूं अचानक खींचने से चौंक जाती है और केविन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। केविन गीता की आंखों में अपनी नशीली आंखों से देखता है, फिर अचानक उसकी नज़र गीता के सुर्ख लाल होंठों पर जाती है। केविन को उसके होंठों को देख अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। केविन से अब और रुका नहीं जाता और वो आगे बढ़ अपने होंठों को गीता के होंठों से जोड़ देता है। गीता की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती है। माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 37। 37 केविन गीता की नज़दीकियाँ आई सॉरी रैबिट। बीट बॉक्स ब्रदर्स क्लब। केविन गीता को अपनी नशीली आंखों से देख रहा था। वो अपने हाथ गीता के कमर में कसते हुए बोला, लिटिल गर्ल तुम्हारी जगह मेरे पाँव में नहीं है, यहाँ है। वो अपने दिल वाली जगह में हाथ रख के बोला।
गीता केविन की बात सुन उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। केविन गीता की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर बोला, लिटिल गर्ल मुझे ऐसे मत देखा करो, जब तुम मुझे ऐसे देखती हो ना मुझे अपने दिल में कुछ कुछ होता है। गीता उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे और आपसे शराब की बहुत स्मेल आ रही है। केविन गीता की बात सुन झट से पलट जाता है। अब गीता केविन के नीचे थी और केविन गीता के ऊपर आ गया था। गीता उसके सडन एक्शन से घबरा जाती है और उसे घबराते हुए देखने लगती है। केविन की नज़र गीता के कंपकपाते होंठों पर टिक जाती है। केविन गीता के कांपते होंठों पर अपने अंगूठे से रफ करने लगता है। गीता उसकी हरकत देख उससे बोली, आप ये क्या कर रहे हैं, उठिए मेरे ऊपर से। केविन गीता की कोई भी बात नहीं सुनता है, उसकी नज़र बस गीता के होंठों पर थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे गीता के वो मुलायम होंठों उसे इनवाइट कर रहे हो। केविन गीता के होंठों को रफ करना छोड़ अपना हाथ उसकी कमर में डाल देता है और आगे बढ़ अपने होंठों गीता के होंठों से जोड़ देता है। गीता उसकी हरकत देख कांप जाती है और अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगती है। गीता को जब केविन के ठंडे होंठों का स्पर्श अपने होंठों में महसूस होता है तो उसे केविन की किस में कोई जबरदस्ती हवस नहीं दिख रही थी, बस प्यार ही प्यार दिख रहा था। गीता की आंखें उसके इतने प्यार से किस करने से खुद व खुद बंद हो जाती है। गीता केविन की किस को महसूस करने लगती है, उसे उसके किस करने से अपने अंदर एक सुकून मिल रहा था। केविन को जब एहसास होता है कि गीता उसका कोई विरोध नहीं कर रही तो केविन और पैशनेट होके गीता को किस करने लगता है। वो अपना एक हाथ गीता की कुर्ती के अंदर ले जाता है और उसकी कमर को सहलाने लगता है। गीता उसकी उस हरकत को देख घबरा जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। केविन गीता को जब खुद को रोकता हुआ देखता है तो वो उसके होंठों को छोड़ देता है और उसे देखने लगता है। गीता का शरीर डर से कांप रहा था और वो अपनी कांपती हुई नजरों से उसे देखने लगती है। केविन गीता की आंखों में डर साफ देख पा रहा था। वो उसके गालों पर अपने हाथ रख के उसे जुनूनियत से देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल मैं आज तुम्हारा ये डर खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म में सिर्फ अपना प्यार चाहता हूँ, ना कि ये डर जो तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। प्लीज लिटिल गर्ल मुझे आज इजाजत दे दो तुम्हारे अंदर के डर को खत्म करने की। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे प्यार को अपने अंदर महसूस करो, ना कि उस डर को जो तुम्हें मेरे करीब आने से रोकता है। गीता की आंखों में नमी तैर जाती है और वो अपनी नम आंखों से केविन को देखने लगती है। वो डरने लगती है कि कहीं केविन को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। वो सोचने लगती है अगर ऐसा हुआ तो केविन उससे नफरत करेगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं और उसके बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। गीता अंदर ही अंदर डरने लगती है और उसी डर से अब उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। ये सच था कि वो केविन से बहुत प्यार करती थी, वो भी आज से नहीं बचपन से, जब वो 10 साल की थी तब से। लेकिन उसके पास्ट की वजह से वो केविन को अपना प्यार कन्फेस नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी केविन उसे नफरत करे या उसके बारे में गलत सोचे। वो खुद केविन के करीब जाना चाहती थी लेकिन उसके अंदर का डर उसे रोक रहा था। गीता अपनी नम आंखों से यही सोच के बस केविन को देखने लगती है। केविन गीता की नम आंखों को देख झुककर उसकी आंखों को बारी बारी से चूम लेता है। केविन को अभी भी गीता का शरीर कांपता हुआ महसूस हो रहा था। केविन नहीं चाहता था गीता उससे डरे, उसके प्यार को ऐसे डर के फेस करे। वो गीता को एक नज़र देख उठने लगता है। गीता केविन को जैसे ही उठता देखती है तो उसके कंधे पर अपने हाथ रख उसे रोक देती है। केविन को जैसे ही गीता के हाथ अपने कंधे पर महसूस होते हैं तो वो गीता को देखने लगता है। गीता भी उसे अपनी नम आंखों से देखने लगती है। गीता केविन को देख बोली, आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? केविन गीता के सवाल को सुन उसे देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आता गीता उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही। केविन गीता को देख बोला, तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो जान? गीता उसके मुंह से अपने लिए जान सुन अपनी आंखें बंद कर देती है तो उसके आंख के कोनों से आंसू गिर जाते हैं। गीता फिर अपनी आंख खोल केविन को देख के बोली, अगर आपको कभी मेरे बारे में कुछ ऐसा पता चले जो बिल्कुल भी सही नहीं हो तो आप क्या करेंगे?
केविन गीता को अब बिना भाव के देखने लागत है। उसके चेहरे में अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। वो गीता को अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से देखने लगता है। गीता केविन को अपनी खाली आंखों से देखने लगती है। वो उसे अपनी खाली आंखों से देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? केविन गीता को वैसे ही देखता रहा है, फिर अचानक डेविल स्माइल करने लगता है। केविन गीता के ऊपर से उठ जाता है और उसके बगल में लेट जाता है। गीता केविन को कुछ न बोलता देख कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता केविन ने उसे कुछ बोला क्यों नहीं, बस उसने उसकी डेविल स्माइल देखी थी। गीता अपनी सोच में गुम थी कि तभी गीता की कानों में केविन की सर्द आवाज पड़ती है, अपने खाली दिमाग को ज्यादा मत चलाओ और चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अब तो गीता का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अभी तो ये बांदा उसे इतने प्यार से बात कर रहा था और प्यार करने का दावा भी कर रहा था, और अब सडनली इसके तेवर बदल गए, पहले की तरह खड़ूस हो गया है। गीता केविन को कंफ्यूज्ड होके देखने लगती है। केविन फिर से गीता को अपनी आंखें बंद करके बोला, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं, इसलिए मेरे बारे में इतना मत सोचो, नहीं तो प्यार हो जाएगा मुझसे। इतना बोल केविन गीता को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर सो जाता है। गीता केविन की हरकत देख हकलाते हुए बोली, सर अभी दोपहर हो रही है, मुझे घर जाना है, आप सो जाए पर आहा। गीता ने अभी इतना ही बोला था कि केविन ने गीता के गर्दन में अपने होंठ रख बाइट कर देता है। गीता की अब तो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती और मजबूरन उसे भी अपनी आंखें बंद करके सोना पड़ता है। सिटी हॉस्पिटल। इधर सुहानी को अब तक होश आ गया था और वो टुकुर टुकुर मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष सुहानी से कुछ नहीं बोल रहा था, बस उससे नजरें चुरा रहा था। सुहानी मोक्ष को देख बोली, हबी अब आप कैसे हैं? मोक्ष अपना सिर हिला के बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो और तुम आराम करो। सुहानी मोक्ष की बात सुन मायूस होके बोली, हब्बी आप ठीक हो गए हो? पता है कल आपने मुझे कितना दर्द दिया था, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी। मैंने आपको बोला भी था मुझे दर्द हो रहा, पर आप मेरी सुन ही नहीं रहे थे। आप न कल मॉन्स्टर हबी बन गए थे। मोक्ष सुहानी की बात सुन अपनी हाथों की मुट्ठी कस देता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो कल सुहानी का दर्द देख रुकना चाहता था, पर वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसने बहुत कोशिश की थी कल रुकने की, पर उससे नहीं हो पाया। मोक्ष बिना सुहानी को देखे बोला, आई सॉरी रैबिट, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मोक्ष तो सुहानी से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था, वो बस अपनी नजरें उससे चुरा रहा था। सुहानी मोक्ष की बात सुनकर बोली, नहीं नहीं हबी, कल आपकी गलती नहीं थी, मुझे पता है कल आपको उस गंदी आंटी ने कुछ किया था, तभी आप मॉन्स्टर बन गए थे, नहीं तो आप तो मेरे सेवियर हब्बी थे जो मुझे हमेशा दूसरों से प्रोटेक्ट करते हैं। आप सॉरी मत कहिए। इतना कह सुहानी मोक्ष के पेट से लिपट जाती है। हालांकि उसे अब भी मोक्ष से डर लग रहा था, लेकिन वो अपने हब्बी के बिना भी नहीं रह सकती थी। उसे उसकी आदत जो लग गई थी। मोक्ष सुहानी के अचानक ऐसे गले लगने से चौंक जाता है, फिर वो सुहानी को देखता है जो किसी बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी। मोक्ष के फेस में छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो सुहानी के कमर में जैसे ही अपने हाथ रखने वाला था, तो उसकी आंखों के सामने सुहानी का दर्द भरा चेहरा और कानों में सुहानी की रोने की आवाज आने लगती है। मोक्ष के हाथ कांपने लगते हैं। मोक्ष अपने तुरंत हाथ नीचे कर देता है और कस के अपनी आंखें बंद कर देता है। मोक्ष अपनी आंखें बंद किए हुए ही सुहानी से बोला, रैबिट तुम अभी आराम करो, फिर हम थोड़ी देर में घर चलेंगे। सुहानी मोक्ष की बात सुन उससे अलग होके बोली, ओह अभी मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मम्मा के पास जाना है। मोक्ष सुहानी की बात सुन बस हाँ में अपना सिर हिलाता है और बिना सुहानी की तरफ देखे वर्ड से बाहर आ जाता है। मोक्ष सुहानी के वर्ड से बाहर आ एक कोने में आ जाता है और एक जोरदार पंच दीवार पर दे मारता है। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी। मान जो मोक्ष के सुहानी के वर्ड से इतने गुस्से में बाहर आता देख उसके पीछे आया था, जल्दी से उसके पास आके बोला, मोक्ष ये क्या कर रहा है, तू पागल हो गया क्या? मोक्ष मान को देख गुस्से में बोला,
हाँ हो गया हूँ, तुम जानते भी हो वो मुझसे डर रही थी, उसे लग रहा था कि मैं कहीं फिर से उसके साथ। बोलते बोलते मोक्ष रुक जाता है। मोक्ष मान को अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हें पता है रैबिट ने मुझसे क्या कहा? मान उसको देखना में अपना सिर हिला देता है। मोक्ष उसे देख बोला, उसने मुझसे कहा कि मैं कल रात उसका मॉन्स्टर हब्बी बन गया था। तुझे पता, मुझे भी लगता है उसने कोई गलत नहीं कहा, मैं सच में राक्षस हूँ जिसने एक बच्ची का रे। मोक्ष मोक्ष बोल ही रहा था कि मान ने उसका कॉलर पकड़ के गुस्से में चिल्ला के कहा, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से ये फालतू का वर्ड निकाला तो। मान मोक्ष का कॉलर छोड़ देता है, फिर खुद को शांत करते हुए बोला, मोक्ष मेरी बात सुनो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम्हारी इसमें कोई गलती भी नहीं थी, वो तो उस नेहा ने तुम्हें हैवी ड्रग्स दिया था जिससे तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। और तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, तुम हस्बैंड वाइफ हो तो तुम्हारे बीच में ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, क्योंकि वो अभी बच्ची है, तुम जानते भी हो वो अभी ठीक से 18 की भी नहीं हुई है, और तुम कह रहे कि बड़ी बात नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारा पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसके साथ जबरदस्ती करें। मोक्ष ने उसे गुस्से से कहा। मान मोक्ष की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला के बोला, हाँ मैं मानता हूँ तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, पर तुम्हारे और सुहानी के बीच में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम खुद को दोष देना बंद करो यार। मुझे लगता है वो मेरे साथ सेव नहीं है, तुम उसे अपने साथ ले जाओ, मुझे अब खुद पर विश्वास नहीं है, मेरे बहुत से दुश्मन हैं, अगर फिर किसी ने ऐसे किया तो नहीं, उसे मुझसे दूर जाना होगा। मोक्ष ने मान को देखते हुए कहा। मान मोक्ष की बात सुन हैरान हो के बोला, तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो ना वो मेरे साथ नहीं रह सकती है, और तुम जिसे अपने दुश्मन बता रहे हो तुम जानते हो वो ही दुश्मन सुहानी को ढूंढ रहे हैं, और अगर गलती से उन्हें सुहानी के बारे में पता चला तो तुम जानते हो उसके साथ क्या होगा। वो मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ ही सेव रहेगी, और तुम जानते हो सुहानी सबकी चाबी है। मोक्ष को भी मान की बात सही लगती है, वो सुहानी को ऐसे ही किसी के हाथ नहीं लगने दी सकता था, क्योंकि वो लोग सुहानी से सिर्फ एक चीज चाहते थे, और मोक्ष सुहानी को उनके हाथ किसी भी हाल में नहीं लगने दे सकता था। मोक्ष मान को देख हाँ में अपना सिर हिला देता है और सिगरेट निकलता है। मान उसकी सिगरेट जाता है तो मोक्ष उसके कस लेने लगता है और फिर मान की तरफ बढ़ा देता है। मान भी सिगरेट का एक कस ले धुआं छोड़ता है और मोक्ष की तरफ बढ़ा देता है। मान फिर मोक्ष को देख थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, वैसे अच्छा हुआ जो भी तुम्हारे और सुहानी के बीच में हुआ है, होश में तो तुम उसके करीब नहीं जाते और मैं किसी का मामा नहीं बनता, तो क्या पता तुम्हारी कल की मेहनत से मैं मामा बना जाऊं और तुम्हारा बेटा अंड। शट अप, गलती से भी अपने मुंह से ये बात मत बोलना, मोक्ष ने मान का कॉलर पकड़ते हुए बोला। मान मोक्ष की बात सुनकर सॉरी बोलता है। मोक्ष मान का कॉलर छोड़ देता है और उसे घूरते हुए डॉक्टर के केबिन की तरफ चला जाता है। मान उसे जाता हुआ देख एक आह भरते हुए बोला, अगर सुहानी सच में प्रेग्नेंट हुई तो उस पर खतरा और बढ़ जाएगा, सब उसके बच्चे के जान के पीछे पड़ जाएंगे, मुझे किसी भी कीमत पर सुहानी और मोक्ष की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। इतना बोल मान भी मोक्ष के पीछे आ जाता है।